जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद महमूदुल हसन है और मैं इस वक्त कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट एंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट सर्विस अस्पताल लाहौर में काम कर रहा हूँ। मेरा मेडिकल प्रोफेशन से लास्ट 13 से 14 साल से तल्लक है। इस प्लेटफॉर्म से सबसे पहले तो मैं हसाम हेल्थ सर्विसेज को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आप लोगों के लिए भी ये अजीब सी चीज़ होगी कि ये नई चीज़ क्या है, तो इट्स अ रेवोल्यूशन। ये दुनिया में आने वाले वक्तों के लिए एक रेवोल्यूशन है जो आईटी के मैदान में हर चीज़ को आपके डोर स्टेप पे ला के आपकी मदद करने के लिए बनाई गई है। मींस कि अगर आप अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं, जो आपकी बेस्ट लैब्स हैं उनको अपने डोर स्टेप पे लेके आना चाहते हैं, या जो मेडिसिन आप मंगवाते हैं उसको लेके आना चाहते हैं, तो मेरे यहाँ से ये ऐप इस चीज़ में रेवोल्यूशन क्रिएट करेगी आपके लिए। मैंने तो इस ऐप को यूज़ किया, बड़ी कंफर्टेबल ऐप है। काइंडली इस कंफर्टेबल ऐप को यूज़ करें, डाउनलोड करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि हम जिसकी भी मदद कर सकें। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो जितनी भी ऐप्स के थ्रू आप चीज़ें अपने डोर स्टेप पे मंगवाएंगे आपको डिस्काउंटेड रेट्स पे मिलेंगी। मैं सबसे पहले इनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ, उनको बेस्ट विशेष देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इनके लिए आसानी पैदा करे। और हमारे पाकिस्तान में जिस तरह आजकल की महंगाई के दौर में इन्होंने ये ऐप को लॉन्च किया और डिस्काउंट रेट पे आपके घर पे आपकी लैब्स, आपके डॉक्टर्स और आपकी जो मेडिसिन है प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनके लिए कामयाबियाँ अनायत फरमाए। थैंक यू वेरी मच। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हसाम हेल्थ सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से आपके लिए जो आगाही मुहिम स्टार्ट की गई है उस पर सबसे पहला जो टॉपिक है जिस पे हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं वो शुगर का टॉपिक है। मैं अपने जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं मैं उनसे ये ज़रूर बताना चाहूँगा, आपको शायद पता नहीं कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान दुनिया में चौथे नंबर पर था शुगर के हिसाब से, और आज हम तीसरे नंबर पर चले गए हैं। हमसे ऊपर इंडिया है और उससे ऊपर चाइना है, और आप देखें उनकी पॉपुलेशन हमसे बहुत ज़्यादा है, उसके हिसाब से हमारी पॉपुलेशन काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी हम दुनिया में तीसरे नंबर पर डायबिटीज़ में आ गए हैं। आज की जो हमारी डिस्कशन चलेगी वो सिर्फ ये नहीं होगी कि जो जिनको शुगर है उनको किस तरह डायग्नोज करना है, उनका इलाज किस तरह करना है, बल्कि आज हमारी बात का ये भी होगा जो कि प्री डायबिटिक है, जिनको भी शुगर होने वाली है, हम उनको किस तरीके से वापस रिवर्ट कर सकते हैं और किस तरीके से हम जो हमारी इकॉनमी पे और हमारी जो मेडिकल लाइफ पे बर्डन है उसको कम किया जा सकता है। सबसे पहले जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे शुगर के मरीज़ों का। जैसा कि आप जानते हैं शुगर के दो तरह की शुगर होती है। एक वो जो कि बच्चों में आप देखते हैं कॉमनली, या यंग एडल्ट्स में देखते हैं, जिन्हें हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़, जिनको इंसुलिन चाहिए होती है, वो हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक पेशेंट्स। और दूसरे नंबर पर टाइप 2 डायबिटिक होते हैं जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होते, और अमूमन उनमें जो उनका पेनक्रियाज है उसका 50% लॉस हो चुका होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस प्लेटफॉर्म से कि डायबिटीज़ की आपको सिम्टम्स क्या आती हैं, किसी भी बंदे को डायबिटीज़ की सिम्टम्स क्या आती हैं। तो मेरे ख्याल से कॉमनली प्यास का बहुत लगना, भूख का बहुत लगना और पेशाब का बहुत ज़्यादा आना, स्पेशली रात को जब बंदा सो जाए और उसको बार बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता हो, जिसे हमारी टर्म में हम कहते हैं नक्टर्नल यूरिनेशन पेशेंट को आनी शुरू हो, तो उसमें आपको विजिलेंट हो जाना चाहिए कि यार कहीं मुझे शुगर तो नहीं है। और शुगर के लिए कॉमनली प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या होते हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो शुगर आपको जल्दी होने में मदद कर सकती हैं, और जिनको अगर हम रोकें तो आपको शुगर होने में आपको उसको जल्दी होने से रोका जा सकता है। उसमें सबसे नंबर 1 पे है, पहले था सबसे नंबर 1 पे मोटापा, कि जो लोग मोटे थे उनको शुगर होने के चांस ज़्यादा हैं, लेकिन कैटेगरी मेरे यहाँ से पाकिस्तान में चेंज हो गया है। मेरे यहाँ से पाकिस्तान में सबसे नंबर 1 पे स्ट्रेस है, टेंशन। जिस तरह के आजकल के हालात चाह रहे हैं, डिप्रेशन और टेंशन ये बहुत बड़ा इशू है और बहुत बड़ा सिंड्रोम है जो कि आपको शुगर की तरफ लेके जाने में अपना बड़ा कलीदी रोल इख्तियार कर रहा है। नंबर 2 पे मोटापा आ जाता है, और मोटापा की वजह आपको पता आपकी लाइफस्टाइल है कि आप कैसे चलते हैं, कैसे खाते पीते हैं, और आपकी ज़िंदगी में आपकी जॉब की नेचर कैसी है, क्या बैठने वाली जॉब है, चलने वाली जॉब है, कैसी जॉब नेचर है। उसके बाद आप देखेंगे तो कुछ ड्रग्स हैं, कोई ड्रग्स कौन सी पेशेंट यूज़ करता है। कुछ लोग बड़े बेधड़क स्टीरॉइड्स का यूज़ करते हैं, स्टीरॉइड कॉमन यूज़ है, और इसमें आप देखेंगे कॉमनली अगर आप कोएक्स के पास जाते हैं तो आपको इंजेक्शन लगा देते हैं। आपने कभी पूछना गवारा नहीं किया कि इंजेक्शन किस चीज़ का है, आप कहते हैं मुझे दर्द है टीका लगा दें, और उसमें स्टीरॉइड होते हैं, और ये आप लोगों को शुगर की तरफ लेके जाने में अहम किरदार अदा करता है। ये कॉमन चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, और आपकी डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है इसमें। मेरे ख्याल से किसी भी बंदे को आपकी फैमिली में जिससे में दर्दें भी हों, या उन्हें प्यास बहुत लगे, भूख बहुत लगे, या टांगों में बड़ी दर्द होती है, लोगों को 6-6 महीने से दर्द हो रही थी लेकिन लोग अपनी शुगर चेक नहीं करते, तो अपनी शुगर ज़रूर चेक कराएं। अगर वंस आपको पता लग जाए कि आपको शुगर है, शुगर का पता किस तरह करता है, अगर आपकी हाली पर शुगर 126 से ज़्यादा है
और खाने के 2 घंटे बाद आपकी शुगर, या दिन में किसी वक्त भी आप शुगर चेक करते हैं और आपकी शुगर 200 से ज़्यादा आ गई, तो विजिलेंट हो जाए कि आप शुगर की तरफ आ गए हैं। और उसके लिए अब लेटेस्ट टेस्ट आ गए हैं, जिस तरह एक 3 महीने का टेस्ट है HbA1c, उससे भी आपको पता लग जाता है कि आपको शुगर है कि नहीं है। वंस अगर आपको डायग्नोज हो गया कि आपको शुगर है, जो कि अल्लाह ना करे आप में से सबको हो, अल्लाह करे आप सब उससे महफूज रहें, तो अगर आपको शुगर का पता लग गया तो आपने अपने इन्वेस्टिगेट किस तरह करना है, यही करना है, अपने अपने अच्छे डॉक्टर को, अच्छे मॉलेज को चूज़ करना है काइंडली, ठीक है ना। शुगर एक ऐसी बीमारी है जो कि आपकी आंखों को, आपके गुर्दों को, आपके दिल को, आपके दिमाग को, सबको खाएगी। और अगर आप ये चाहेंगे कि नहीं यार मैं ठीक है, मैं इसको आम ट्रीट कर लेता हूँ, तो फिर आप लॉन्ग टर्म में नुकसान उठाएंगे। और लोग नुकसान उठाते हैं, लोगों को नज़र आना बंद हो जाता है, लोगों के गुर्दे फेल हो जाते हैं, लोगों को हार्ट अटैक होता है, लोगों को फालज हो जाता है। किसी भी शुगर के इलाज में ये लाजमी नहीं होता कि सिर्फ शुगर कंट्रोल करनी है। शुगर कंट्रोल करने का मकसद ये होता है कि हमने आपको जो कॉम्प्लिकेशंस आनी है उनको बचाना है, आपको हार्ट अटैक होने से बचाना है। नो डाउट सेहत अल्लाह देता है, उसके अलावा सेहत कोई नहीं देता, लेकिन डॉक्टर क्योंकि एक वसीला है, कोशिश करेंगे कि जो आपको कॉम्प्लिकेशन है वो कम से कम ज़्यादा अर्सा ले, ताकि अगर आपके लिए जो प्रॉब्लम्स आने वो लॉन्ग टर्म ना आए, मतलब जल्दी ना आ जाए, देर से आए। अल्लाह आपके लिए इस चीज़ों की आसानी पैदा करे। तो हमने अच्छे डॉक्टर को, अच्छे मालिक को दिखाना है, वो आपके सारे रेलिवेंट टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि आपकी शुगर है किस स्टेज पे। उसके बाद आपकी आंखों का मुआयना हम सबसे पहले करके देखते हैं, ताकि देखेंगे आपकी शुगर ने आपकी आंखों को खाया कि नहीं खाया। क्योंकि अगर शुगर आंखों को नहीं खाती तो शुगर ने अभी तक आपके किसी और आर्गन को नहीं खाया, जो कि बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद अगर आपने शुगर को इन्वेस्टिगेट करा लिया है, जो कि अगर आपको टाइप 2 डायबिटिक है, टाइप 1 और टाइप 1 वाले डायबिटीज़ के बारे में थोड़ा देर बाद डिस्कस करूँगा, जिनको बच्चों को इंसुलिन लगती है। अभी मैं सिर्फ उन बंदों पे जाना चाह रहा हूँ जो कि कॉमनली है, क्योंकि टाइप 2 डायबिटिक पाकिस्तान में मेजर एक जंक है उनका, टाइप 1 उनकी निस्बत काफ़ी कम है। टाइप 2 डायबिटीज़ के अगर पेशेंट को डायग्नोज हो गया तो सबसे पहले आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होगी। आप मीठा नहीं खाएंगे, आप बोतल नहीं पिएंगे, चीनी नहीं खाएंगे, गुड़ नहीं खाएंगे। लोग हमारे पाकिस्तान में क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब मैं गुड़ नहीं खाता, लेकिन मैं चीनी नहीं खाता लेकिन गुड़ खा लेता हूँ, गुड़ में तो इतनी मिठास नहीं होती। सर गुड़ भी एक सेम चीज़ है जिस तरह चीनी है या शक्कर है। सो आप इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे। आप वॉक करेंगे रोज़ाना, हेल्दी लाइफस्टाइल में 30 मिनट वॉक रोज़ाना करेंगे। आप आलू, चावल इनसे परहेज़ करेंगे और फल में ज़्यादातर सेब, अमरूद, आड़ू, नाशपाती खा सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप आम भी खाएं और शुगर भी कंट्रोल करें। सो मेरा मानना है अगर आप एहतियात ज़्यादा करेंगे तो दवाइयाँ कम खानी पड़ेंगी, दवाइयाँ कम खानी पड़ेंगी तो आपके पैसे कम लगेंगे। अगर आपके जो पैसे कम लगेंगे उससे आप कुछ और काम कर लीजिएगा या उसको अल्लाह के रास्ते में दे दीजिएगा। नंबर 2 पे आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी मॉडिफिकेशन के बाद मेडिसिन आती हैं, और मेडिसिन का एक जंक है। जिस तरह आजकल अगर आप देखें तो अगर एक पेशेंट हमारे पास आता है और उसको डायबिटीज़ हो गई, हमने डायग्नोज कर लिया और मोटा है, सो मेरा सबसे बड़ा गोल होगा कि उसका वज़न कम किया जाए। एक तो वज़न कम होगा उसके लाइफस्टाइल से, नंबर 2 उसका वज़न कम होगा जो हमारे पास लेटेस्ट ड्रग्स हैं। हनीमून पीरियड क्या होता है? हनीमून पीरियड वो होता है जिसको ज़्यादातर आपसे हकीम कैश करते हैं कि आपको दवाई खिलाएंगे, आपकी शुगर ख़त्म हो जाएगी। ये वही पीरियड, अगर आप वेट लूज़ कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका वेट लूज़ करने से आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी और आपकी शुगर 2 से 3 से 4 साल के लिए ख़त्म भी हो सकती है। और अगर आप उसके बाद उसको काफ़ी स्ट्रांगली मॉनिटर करें तो बड़े अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। शायद आपको उसके बाद भी थोड़ी देर आपको अल्लाह ताला हनीमून पीरियड आपका इंक्रीज़ कर दे। उसके बाद आपकी जो ट्रीटमेंट में ऑप्शन में आपकी सब चीज़ें, इकॉनमी मैटर करती है, आप कितना परसू करते हैं अपनी शुगर के हिसाब से, आप कितने विजिलेंट हैं, या आप कहते हैं ठीक है डॉक्टर साहब शुगर है, ठीक है मैं दवाई खाऊंगा मैं ठीक हो जाऊंगा। देखिए डॉक्टर आपके साथ आपके घर जाकर रह नहीं सकता, ना आपके घर आपका जाके ख्याल रख सकता है। ये आप हैं जिन्होंने डायबिटिक डॉक्टर बनना है अपने लिए खुद, ताकि आपको चीज़ों का पता हो, ताकि आप अपना ख्याल खुद रख सकें, क्योंकि आप अपनी फैमिली के लिए आप ही सबसे इंपॉर्टेंट है। सो अपने खानदान, अपने बच्चों के लिए आप इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेहतमंद रहेंगे, आपका घर सेहतमंद रहेगा, आपके बच्चे ठीक रहेंगे और आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ताला ने जो आपको सेहत दी है, ये सेहत बहुत बड़ी नेमत है, तो इसका शुक्र अदा करें। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑप्शन में मेरा मानना यह है कि शुगर के पेशेंट में जो कि आप देखते हैं ज़्यादातर ग्लूकोफेज स्टार्ट करते हैं, लोगों का बड़ा सवाल होता है डॉक्टर साहब जो ग्लूकोफेज खाते हैं तो गुर्दे खराब करती है। सर जिनके गुर्दे ठीक होते हैं उनके गुर्दे खराब नहीं कर सकती। हाँ, जिनके गुर्दे खराब हैं उनको हम कभी ग्लूकोफेज नहीं डालते, उनका कभी मेटफॉर्मिन का सॉल्ट ऐड ऑन नहीं करते। नंबर 2 पे कभी भी खुद दवाइयाँ इस्तेमाल मत करें कि ये दवाई अगर मेरी शुगर ऊपर हो रही है तो मैं इस दवाई को खुद इस्तेमाल कर लूँ। नंबर 4 पे अगर आपकी शुगर ज़्यादा रह रही है तो शुगर डॉक्टर ने आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करनी, कभी एकदम कंट्रोल नहीं करनी। क्यों? अगर एकदम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो शुगर लो हो जाएगी, और शुगर लो होना शुगर हाई होने से बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। आप रात को सोए हुए हैं और अगर आपकी शुगर 40 पे चली गई है और आपकी ब्रेन डेथ हो गई है तो आपके लिए कुछ नहीं किया जा सकेगा, और ये तकरीबन 30 से 60 मिनट लगते हैं। सो इसलिए एक तो आपने अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है, आपने अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी है, आपने जो डॉक्टर अच्छे डॉक्टरों को दिखाना है,
उसके बाद आपने उनकी जो दवाइयाँ हों उनकी दवाइयों को रेगुलरली इस्तेमाल करना और अपनी मर्जी से ऊपर नीचे नहीं करना, ठीक है। और प्रॉपर फॉलो अप रखना है। शुरू में होता है डॉक्टर आपको हर 3 हफ्ते बाद बुलाता है, 2 हफ्ते बाद बुलाता है, तो काइंडली जाएँ। उसके बाद आप जब ठीक होंगे तो डॉक्टर को भी पता लग जाएगा, तो आपका विजिट 3 से 6 महीने पे चला जाता है। और उसी में हमने कम्युनिकेशन देखनी होती हैं कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी चल रही है। और एज वाइज चीज़ें डिफरेंट होती हैं, आपकी एज पे चीज़ें डिपेंड करती हैं कि अगर आप एज 40 ईयर से कम है, 40 ईयर से ज़्यादा है, उसके मतलब डॉक्टर डिसाइड करता है। और डॉक्टर कभी भी आपको ऐसी दवाई लिख के नहीं देता अगर आपकी कॉर्नी पूरा है तो आप वो ले ना सकें, ऐसी बात बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। सो मेरे यहाँ से आपको खुद भी सीखना चाहिए, खुद भी समझना चाहिए, उसके बगैर आप अपनी चीज़ों को बेहतर किस तरह कर सकेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप इससे आप लोगों को कुछ सीखने में, समझने में और अपनी डायबिटीज़ के बारे में कुछ सीखने में मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। वो है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ का दूसरा नाम है जो कि वो पेशेंट जो कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है, जिनको इंसुलिन नहीं चाहिए होती। अमूमन ये वो पेशेंट होते हैं जिनकी इंसुलिन का जो पूल होता है ऑलमोस्ट 50% डैमेज होता है, लेकिन 50% इनकी बॉडी में पूल पड़ा होता है। सो किसी भी डॉक्टर का काम और किसी भी मरीज़ का काम ये होता है कि इस पूल को, रिज़र्व को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए ताकि आपको लॉन्ग टर्म एक हेल्दी लाइफस्टाइल मिल सके और एक हेल्दी लाइफ मिल सके। सो टाइप 2 डायबिटीज़ की सिम्टम्स क्या होंगी? किसी भी शुगर के पेशेंट की सिम्टम्स टिपिकल, उसको भूख का ज़्यादा लगना, पेशाब का ज़्यादा आना, रात को उठ के बार बार पेशाब करना और इसके साथ वेट का कम होना। अगर टाइप 2 डायबिटीज़ में भी वेट यकदम काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए तो आपके लिए ऑप्शंस डिफरेंट हो जाएंगे। आपको यूज़ करना पड़ेगा ये वाकई टाइप 2 डायबिटीज़ है या इसके अलावा कुछ हो रहा है, लाडा तो नहीं है, लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ ऑफ यंग, या मॉडी तो नहीं है। सो उसमें आपको देखना पड़ेगा। सो आज का टॉपिक मेनली टाइप 2 के ही गिर्द रखेंगे कि हमारे मेजॉरिटी पेशेंट जो 70-80% वो टाइप 2 डायबिटिक है। सो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट के बारे में हम इनके अगर सिम्टम्स अगर आपको पता लग जाती हैं तो आप जाके अपनी शुगर पिन प्रिक कराएं और आप देखें आपको शुगर है कि नहीं है। वैसे भी मेजॉरिटी पेशेंट 50% पेशेंट को पता ही नहीं होता, उन्हें ये सिम्टम भी होती नहीं है, उन्हें कोई सिम्टम नहीं होती, वो वैसे शुगर इंसिडेंटली कराते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब हमारी तो शुगर ज़्यादा आ गई है, हमें तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। सो काइंडली आपने वैसे भी अगर आप मोटे हैं, अगर आप मतलब ओबीज हैं और आपका लाइफस्टाइल बुरा है, आप वॉक नहीं करते, आप खाना ज़्यादा खाते हैं, मीठा खाना खाते हैं, कोक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, स्ट्रेस लाइफस्टाइल में से गुजर रहे हैं, तो आपको चाहिए हर 6 महीने बाद अपनी शुगर वैसे ही चेक करा लें ताकि आपको पता लग जाए कि आप उन पेशेंट में तो नहीं जो टाइप 2 की तरफ जा रहे हैं। अगर आपको पता लग जाएगा पहले कि यू आर प्री डायबिटिक, या आप अपना 3 महीने का टेस्ट होता है HbA1c, अगर वो कराते हैं, अगर वो आपका उसकी रेशो 5.7 से 6.5 के दरमियान आता है, देन यू आर प्री डायबिटिक, आपको डायबिटीज़ होने वाली है। सो ये वो टाइम है जिस पे आपने मेहनत करनी है और आपने कोशिश करनी है, और आपको डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जिससे आप कंसल्ट करते हैं, आपको वापस नॉर्मल पेशेंट में ला सकता है और आपकी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 5 साल के लिए हनीमून पीरियड में जा सकती है कि जिनमें आपको डायबिटीज़ शायद ना हो। शायद इसलिए इस्तेमाल के कि हर बंदे के लिए हर चीज़ नहीं होती। सो हम कोशिश करते हैं अपनी प्रैक्टिस में, अगर किसी पेशेंट को कुछ ओबीज पेशेंट है उसकी खुद HbA1c करा लेते हैं, रिकमेंड कर देते हैं। स्ट्रेस लाइफ वाला पेशेंट है, फैमिली हिस्ट्री, फादर और मदर को डायबिटीज़ है तो उसको कहते हैं आप HbA1c करा लें। और इसके बाद हम देखते हैं अगर वो प्री डायबिटिक है तो उसका वेट लूज़ करने की तरफ जाते हैं और चीज़ों को बेहतर करते हैं। सो डायग्नोसिस आपको पता है आपका HbA1c या OGTT टेस्ट से होगा या सिंपल पिन प्रिक। अगर हाली पर शुगर 126 से ज़्यादा, खाने के 2 घंटे बाद 200 से ज़्यादा आ रही है तो यू आर डायबिटिक, आप डायबिटिक हैं। सो आपने, अगर आपको पता लगा कि आप डायबिटिक हैं तो आपने करना क्या है? आपने करना ये है, सबसे पहले आपने परेशान नहीं होना, रिलैक्स रहना है। स्ट्रेस आपकी शुगर को बढ़ाएगी, बेहतर नहीं करेगी। नंबर 2 पे आपने क्या करना है? अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है। आपने अपनी कुर्सी से उठना है और अपने वॉक को अपनी ज़िंदगी का एक खासा बनाना है, मुस्तकिल मिजाजी। ये नहीं आप अगले दिन उठे और आपने 2 घंटे वॉक किया और उसके बाद सो गए, नो। हर रोज़ 30 मिनट वॉक करेंगे और फिर आगे आप करेंगे वॉक। ये आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। जिससे आप खाना खाना नहीं भूलते, आप सांस लेना नहीं भूलते, वॉक करना नहीं भूलेंगे। उसके बाद परहेज़, आप आलू, चावल, मिठाई, बोतल, चीनी, गुड़, शक्कर। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हम चीनी नहीं खा रहे, बस शक्कर खा लेते हैं, गुड़ खा लेते हैं, इससे तो नहीं शुगर बढ़ती ना। ये सेम चीज़ है, इससे भी आपकी वही शुगर बढ़ती है जो चीनी बढ़ाती है। फिर हमारी बहनें जब उन्हें कहते हैं आप चावल ना खाएं तो वो परेशान हो जाती हैं कि डॉक्टर साहब ने तो हम पे बम फोड़ दिया कि चावल खाना मना कर दिया। स्टार्टिंग में आप जितनी अच्छी परहेज़ करेंगी डॉक्टर के लिए उतनी आसानी है, आपके लिए भी उतनी आसानी है। आपको दवाइयाँ कम खानी पड़ेंगी, आपकी शुगर जल्दी कंट्रोल हो जाएगी, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकती हैं, आपके पैसे कम लगेंगे। क्योंकि अब जो अगर आपको शुगर हो गई है तो आपको यकदम आपको जो जिस तरह लोग कहते हैं कि आपको शुगर ख़त्म कर देंगे, इस तरह ख़त्म शुगर नहीं हो सकती।
अगर ऐसे ही होता तो डॉक्टर्स के पेरेंट्स कभी दवाइयाँ ना इस्तेमाल कर रहे हो। सो अगर आपको पता लगे, आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई करेंगे, आप अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन करेंगे, फलों में आप सेब अमरूद खा सकते हैं, आड़ू नाशपाती खा सकते हैं, उसके अलावा मीठे फल नहीं खा सकते। अगर खाना भी तो अगर आपकी शुगर कंट्रोल है तो फिर अगर आप खाते हैं तो फिर आपने उस तरह वॉक भी करनी है। वो उन पेशेंट्स के लिए जो वाकई बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को मेंटेन करते हैं। उसके बाद ड्रग आती है। ड्रग रजीम में मुख्तलिफ ड्रग्स हैं जो आप यूज़ करते हैं, और ये हर चीज़ डिपेंड करती है पेशेंट की इकॉनमी पे। अगर हमारा पेशेंट बहुत अमीर आदमी है जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं तो लेटेस्ट ड्रग्स पे जाएंगे हम। अगर एक पेशेंट है जो कि रेडी लगाता है और उसकी दिहाड़ी 300 की है तो उसके लिए ऑप्शन डिफरेंट हो जाएगा। सो आपकी डायबिटीज़ में हर मरीज़ के लिए डिफरेंट ऑप्शन मौजूद है, ऐसा नहीं कि ऑप्शन मौजूद नहीं है। एट दिन डॉक्टर का रोल क्या है और आपका काम क्या है? हम कोशिश करते हैं आपकी शुगर कंट्रोल रहे, ताकि जो आपकी कॉम्प्लिकेशन आनी है, आपकी आंखों का खाया जाना, आपके गुर्दों का खाया जाना, आपके जो हार्ट अटैक के चांसेस हैं, जो फालिज होने के चांसेस हैं, उसको कम से कम रखा जाए और प्रोलॉन्ग किया जाए। जो आपको 10 साल में कॉम्प्लिकेशन आनी है वो उसको 20 साल में लेके जाया जाए, ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरे, आपके बच्चों की जो है सारी परवरिश ठीक हो सके, ताकि आप उन पर अच्छा फोकस कर सकें। हेल्दी लाइफस्टाइल आपका होगा तो अच्छा काम कर सकेंगे। अगर एक हमारी घर की हमारी बहन है, अगर उसको शुगर है, उसकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, उसके लिए प्रॉब्लम है, तो घर का निज़ाम आपका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। सो अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आपका घर का निज़ाम बहुत अच्छा चलेगा। सो टाइप 2 डायबिटीज़ तो ऑलमोस्ट हर जगह, आप पाकिस्तान में आप देखेंगे हर घर में किसी ना किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ है, और पाकिस्तान इस पर 3रे नंबर पर आ गया। और वो भी आप सबकी और हम सबकी काविश है, क्योंकि हम कोक पीना नहीं छोड़ते, हम पेप्सी पीना नहीं छोड़ते, हम इतने मिठाई खानी नहीं छोड़ते। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड करें। अब तो सबसे बड़ा इल्म ये है कि हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वालिदैन उनको गिलासों में डाल के कोक पिलाते हैं। अब वो जितना कोक पिएंगे उनके रिजर्व आप यूज़ कर रहे हैं। सो आने वाले वक्तों में हमें लगता है कि हमारे बच्चों को टाइप 2 डायबिटीज़ के चांस जल्दी हैं, और वो भी हमारी वजह से। सो इस पर ज़रूर फोकस करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बर्डन है हमारी सोसाइटी पे। सो आप सबने कोशिश करनी है अपने बच्चों को बिल्कुल किसी मीठे के ये बोतलों के करीब हरगिज़ नहीं जाने देना, ठीक है। और अगर वो कुछ स्वीट लेना चाहते ले सकते हैं, चॉकलेट लेना चाहे ले जाएं, लेकिन उसके बाद उनकी हेल्दी एक्टिविटी ये ना सारे दिन कमरों में बैठ के गेमें खेलें, वो खेलें, जाएँ पार्क्स में जाएँ, उन्हें के रनिंग करें, ताकि बच्चे भी हमारे हेल्दी एक्टिविटी में जाएँ। सो आप सबने कोशिश करनी है कि आपकी शुगर कम से कम दवाई से ठीक हो, आप अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, उनकी बात मानें, और उनके साथ आप अपना जो फॉलो अप है कॉन्टिन्यूसली करें। बात कर हमारे पेशेंट होते हैं दिखाया शुगर ठीक हुई, उस साल 2 साल दिखाते नहीं है और खुद ही दवाइयों को ऊपर नीचे करते रहते हैं। ऐसे हरगिज़ मत करें, आप अपने लिए नुकसान करेंगे। हमने काफ़ी पेशेंट देखे जिनके किडनी फेलियर में जा रहे होते हैं और अभी तक ग्लूकोफेज ले रहे होते हैं, और कहते हैं डॉक्टर साहब तो मेरी क्रेटिनिन 2.5 पे चली गई, लेकिन मैं ग्लूकोफेज 1000 मिलीग्राम सुबह शाम खा रहा हूँ। ज़्यादती ना करें अपने साथ, आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है, क्योंकि आप जितने सेहतमंद होंगे पाकिस्तान उतना ही ज़्यादा आगे तरक्की करने की कोशिश कर सकता है। आप सबका बहुत शुक्रिया। जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप 1 डायबिटीज़, इसका दूसरा नाम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है। हमारे माशरे में बहुत बड़ी मेजॉरिटी हमारे बच्चों की और या हमारे न्यू ऑनसेट एडल्ट जो हैं उनकी टाइप 1 डायबिटीज़ की है। सो आज का टॉपिक होगा कि हम इसको बड़ा प्रिसाइजली आपको बताएंगे टाइप 1 डायबिटीज़ होती क्या है, इसको इन्वेस्टिगेट किस तरह करते हैं, और इसका इलाज क्या है, और लेटेस्ट इसमें क्या आ गया दुनिया में। सो टाइप 1 डायबिटीज़ अमूमन पता किस तरह लगती है, सिम्टम्स क्या आती हैं। जो बच्चा होता है वो एकदम सिम्टम्स देता है, उसको पेशाब बहुत आना शुरू हो गया, उसको भूख बहुत ज़्यादा लगनी शुरू हो गया, या उसका वज़न कम होना शुरू हो गया। सो अगर आपके बच्चे में आपको लगता है उसको प्यास बहुत लग रही है, भूख बहुत लग रही है, वज़न कम हो रहा है, तो विजिलेंट हो जाए कि उनमें से कुछ सिम्टम होगी, फ़ौरन उसकी शुगर जाके चेक कराएं कि उसको शुगर तो नहीं हो रही। बाद इन बच्चों में इनकी जो सांस की स्मेल होती है वो काफ़ी मीठी सी होती है, डिफरेंट होती है, कई दफ़ा लोग इसको भी पिक कर लेते हैं। सो किसी भी पेशेंट में इस तरह की अलामत आ रही हों तो आप विजिलेंट होना चाहिए। सेकेंडली, अगर आपकी फैमिली में पहले किसी को शुगर है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो आपको मज़ीद विजिलेंट होना चाहिए कि आपके बच्चों में ये होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। सो अगर आपके बच्चे को अल्लाह ना करे सिम्टम आती हैं और जाके आप उनका ब्लड टेस्ट कराते हैं, सिंपल ब्लड टेस्ट जो कि शुगर लेवल का था, और उसमें शुगर आ जाती है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें आगे आपकी अप्रोच क्या होगी। अमूमन आप सबसे पहले किसी अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, ताकि वो आपके बच्चे को अच्छे तरीके से इसकी तशख़ीस कर सके कि स्टेज कौन सी है टाइप 1 डायबिटीज़ की। और नंबर 2 पे अब उस पेशेंट को क्या प्रोवाइड किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी बच्चे को जिसको शुगर हो डेवलप, उसका इलाज करना इतना आसान काम नहीं है, एक टीम वर्क का काम होगा। उस टीम में वो बच्चा भी इन्वॉल्व है, उसके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं,
उसके स्कूल वाले भी इन्वॉल्व हैं, डॉक्टर भी इन्वॉल्व है और इवन डाइटिशियन भी इन्वॉल्व है। सो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़। 3 स्टेजेस क्या होती हैं टाइप 1 डायबिटीज़ की? नंबर 1 स्टेज वो होती है जिन पेशेंट के शुगर लेवल नॉर्मल होते हैं, उनको कोई सिम्टम नहीं होती, लेकिन उनकी बॉडीज़ में जब आप ब्लड टेस्ट करते हैं तो 2 एंटीबॉडीज़ या 2 से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव होती हैं। दैट इज़ कॉल्ड स्टेज 1 डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़। स्टेज 2 वो होते हैं जिनकी एंटीबॉडीज़ और 2 या 2 से ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं बॉडी में, लेकिन अब उनकी शुगर भी अब नॉर्मल आ रही है, लेकिन उनको सिम्टम नहीं है। शुगर ज़्यादा आ रही है लेकिन पेशेंट को सिम्टम नहीं है, कोई उसे भूख नहीं ज़्यादा लग रही, कोई पेशाब ज़्यादा नहीं आ रहा, कोई थकावट नहीं है, कोई वजन कम नहीं हो रहा। दैट इज़ कॉल्ड स्टेज 2 डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़। अब इसके बाद स्टेज 3 आती है, इसमें तीनों चीज़ें आती हैं। पेशेंट को ऑटो एंटीबॉडीज़ भी पॉजिटिव आएंगी, पेशेंट को सिम्टम भी होंगी और पेशेंट की ब्लड शुगर लेवल भी ज़्यादा आएंगे। सो आपको ये 3 स्टेजेस पता होने चाहिए। ये क्यों पता होना चाहिए कि आज इस एरा में रिसेंटली आपको पता होगा कि ड्रग जो कि आपने फेसबुक पे देखा होगा, हर जगह पे बड़ी लोगों ने यूज़ की जी, टेपलूजी में अब एक ड्रग आ गई जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ को ख़त्म कर देगी 3 साल के लिए। तो ऐसा नहीं है, वो 3 साल के लिए डायबिटीज़ को ख़त्म नहीं करती। वो क्या करती है, ट्रायल में ये प्रूव हुआ है कि जो स्टेज 2 डायबिटिक बच्चा होगा जिसकी एंटीबॉडीज पॉजिटिव होंगी और उसकी शुगर ज़रा ज़्यादा होगी लेकिन उसको सिम्टम नहीं होगी, उसको उस बच्चे में उस स्टेज में लेके जाने के लिए जब उसकी सिम्टम्स भी उसको डेवलप हों तो उसकी सिम्टम्स को 3 साल के लिए डिले कर देगी। और ये जो ड्रग अप्रूव हुई है 8 साल और 8 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए अप्रूव हुई है, ये उससे कम उम्र बच्चों के लिए अप्रूव नहीं हुई। तो ये जो मिथ है काइंडली इसको एक तो करेक्ट कर लें। तो जो भी बच्चा हमारे पास इस तरह आता है, हम सबसे पहले उसकी शुगर लेवल चेक करते हैं, उसके लिए शुगर लेवल ज़्यादा है तो उसको सी पेप्टाइड प्रो इंसुलिन लेवल कराते हैं और एंटीबॉडीज़ लेवल्स कराते हैं और उससे हम डायग्नोज कर लेते हैं कि ये बच्चा टाइप 1 डायबिटीज़ का है कि नहीं है। क्योंकि अगर बच्चा थोड़ा अच्छी एज में आता है, जिस तरह यंग एडल्ट में आता है 24-25 में, तो ये लाजमी नहीं कि टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चे ही ऐसे आते हों। कई दफ़ा इस तरह के सिम्टम्स के साथ आपके रिलेटेड ऑटोइम्यून डायबिटीज़ ऑफ एडल्ट्स के बच्चे भी आ जाते हैं, ठीक है, जो कि एक वेरिएंट है। वो भी शुरू में टाइप 2 डायबिटीज़ की होती है लेकिन वक्त के साथ जल्दी ही कंज्यूम करके टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाती है। सो हमने डायग्नोज करना है कि पेशेंट वाकई टाइप 1 का है। अगर टाइप 1 का है तो आगे हमारी अप्रोच क्या है? आगे हमारी अप्रोच बड़ी सिस्टमेटिक अप्रोच है। एक बच्चे को, जिसको छोटे बच्चे को शुगर हो, आपको पता है बच्चे अपनी डाइट को कभी मेंटेन नहीं कर सकते, वो कभी भी आपकी बात पूरी नहीं मान सकते। सो इसमें एक पूरी रिजीम शुरू होगी। उस रिजीम में हर बंदे का इनपुट बड़ा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा ग्रो करे, उसकी हेल्दी ज़िंदगी गुजरे, उसकी कॉम्प्लिकेशन डिले हो, इन सब के लिए माँ बाप, पेरेंट्स को अपना दुख भूल के आगे आना पड़ेगा और उस बच्चे पे अपना कंसंट्रेट करना पड़ेगा। नंबर 2, माँ बाप के बाद जो स्कूल के टीचर्स हैं उनका बहुत रोल होगा, फैमिली वालों का बहुत रोल होगा। पाकिस्तान में किसी बच्चे को शुगर हो जाए तो उसको बना दिया जाता है कि क्या इसको हो गया, इट इज़ अ कर्स। ये बिल्कुल कर्स नहीं है, एक बीमारी है, अल्लाह ताला की तरफ से आई है और हमने अल्लाह ताला की वजह से इस बीमारी को, जिसका इलाज भी है और उसको उससे बेहतर कर सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सो काइंडली किसी भी बच्चे को, अगर किसी को शुगर हुई है तो आप उसको सपोर्ट करें, ना कि माशरती हमारे कल्चरल लाइफ में उसको डिमोटिवेट मत करें, यार आपके बच्चे को शुगर हो गया अब आपके बच्चे का क्या बनेगा, तो ऐसा मत करें। ये जो डिमोटिवेशन है ये बच्चों की शुगर को और उसके पेरेंट्स की जो इनपुट है उसको बेहतर नहीं होने देती। सो हमने करना क्या है, हमने अब पेरेंट्स को मोटिवेट करना है, बच्चे को मोटिवेट रखना है, उससे बताना है कि बेटा क्या खा सकते हो, आप खा सकते हो, आप खाओगे तो आप ग्रो करोगे और आप दिन में 6 दफ़ा खा लो, थोड़ा थोड़ा करके खा लो और जो आपकी हम इंसुलिन दे रहे हैं इसको उसके साथ मैनेज कर लो। आपको पता है किसी बड़े को भी आप कहें कि आपने इंसुलिन लगानी है तो पाकिस्तान में तो वो इंसुलिन लगाने से डर जाते हैं, डॉक्टर साहब मैं टीका नहीं लगाऊंगा, लोगों की एक मिथ है, ठीक है। सो अगर आप बच्चे को बताते हो तो माँ बाप जब बच्चे को लगाते हैं तो उनको दुख होता है कि बच्चे को सुई चुभ रही है, उसको तकलीफ हो रही है, फिर बच्चा खुद कहता है मैंने नहीं लगाना, मुझे दर्द होती है, ठीक। इसमें एक प्रिसाइज काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी होती है। आपके लेटेस्ट जो इंसुलिन आई हैं उनमें आप पेनफिल में आई हैं तो आप देखेंगे उसमें ना सुई बहुत बरीक हो गई है, इतनी बरीक हो गई है कि नज़र ही नहीं आती, आपको पेन ही नहीं होती। सो आप आम में जगह पे बदल के लगा सकते हैं। सो वो पेन वाला एलिमेंट तो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, लेकिन कॉस्ट का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप बच्चे को काउंसल नहीं करेंगे, पेरेंट्स को काउंसल नहीं करेंगे और वो बाद परहेज़ी करेगा, शुगर हाई रखेगा, तो आपकी दवाई की डोज बढ़ती जाएगी और वो डोज कॉस्ट से है, वो आपके पैसों से तले रखते हैं। क्योंकि शुगर टाइप 1 डायबिटीज़ ज़िंदगी में क्या कभी ख़त्म होगी? नो, नेवर, कभी ख़त्म नहीं होगी। क्या हम इसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं? यस, बिल्कुल गुजार सकते हैं। क्या हमारी कॉम्प्लिकेशन डॉक्टर साहब डिले हो सकती हैं? बिल्कुल डिले हो सकती हैं। क्या कल हम शादी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कल आप वालिद या वालदा बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें,
कोई मसला नहीं है। सिर्फ अगर आप अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज करेंगे तो आपके बच्चे और आप बेहतर रहेंगे। सो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये है कि एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना, एक अच्छी टीम के साथ मोटिवेशन में रहना, स्कूल का बड़ा रोल होगा और सबसे ज़्यादा आपके फैमिली फ्रेंड्स का बड़ा रोल होगा। सो इन सब के साथ मिला के बच्चे की डाइट को, जिस तरह बच्चे सलाद शौक से खाते हैं तो सलाद ज़्यादा दिया जाए, उनको सलाद को प्रमोट किया जाए। बच्चों को कहें यार आप खेलें, रनिंग को प्रमोट किया जाए, एक्सरसाइज को प्रमोट किया जाए। इस तरह उनकी शुगर इंसुलिन के साथ अदर मीन से बेहतर रहेगी। और जो डाइट है उसको डाइट को मॉडरेट कर दिया जाए, जो कि डाइटिशियन से कंसल्ट करके। सो ये टॉपिक बहुत बड़ा है। सो हम चाहेंगे कि आपको शुरू में कुछ पता हो कि यार टाइप 1 डायबिटीज़ है क्या, किस तरह चलेगी और आप बच्चे को किस तरह लेके चलेंगे। अच्छा डॉक्टर, अच्छी मोटिवेशन, अच्छी लाइफस्टाइल और अल्लाह ताला पे भरोसा, ये सब चीज़ें मिलके इंशाल्लाह आपके बच्चे को आगे लेके जाएंगी। और ये बच्चे आपके नहीं हैं, ये पाकिस्तान के हैं और इससे पाकिस्तान का माशरा आगे जाएगा। इतने ज़्यादा डॉक्टर्स को हमने प्रोफेशनल्स को देखा जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है और वो अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। सो आपने अपने बच्चों का खुद डॉक्टर बनना है और मरीज़ ने भी अपना डॉक्टर खुद बनना है और चीज़ों को लर्न करना है। थैंक यू वेरी मच। जो हमारी मुलाकात का मकसद है हसाम हेल्थ सिस्टम के प्लेटफॉर्म से, वो बच्चों का छोटा कद होना है। और ये आजकल इतना बड़ा इशू है कि ये पेरेंट्स को मैं मुखातिब कर रहा हूँ कि जिनके बच्चों का कद छोटा होता है और उन्हें लगता भी है और कई दफ़ा वो लेट हो जाते हैं। और हमारे जो जनरल प्रैक्टिशनर, हमारे जो दोस्त भाई हैं, उनके पास वो जाते हैं तो कहते हैं नहीं विटामिन डी दें, मल्टीविटामिन दें, आपका बच्चा इंशाल्लाह ग्रो कर जाएगा, कोई मसला नहीं है। सो मैं उन पेरेंट्स से आज मुखातिब हूँ और मैं चाहूँगा कि काइंडली 3 से 4 मिनट अपनी ज़िंदगी के निकालें और इस वीडियो को ज़रूर सुनें। इस सुनने के बाद आपको इस चीज़ का ज़रूर अदराक हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि आपने किस डॉक्टर को दिखाना है और आपने किस डॉक्टर को दिखाने के बाद आपने इस बच्चे के लिए क्या करना है। मेरा नाम डॉक्टर सैयद महमूदुल हसन है और मैं इस वक्त कंसल्टेंट फिजिशियन और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट सर्विस अस्पताल में काम कर रहा हूँ और मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कम से कम 12 से 13 साल का है। सो आज जो हम आपको टॉपिक शेयर कर रहे हैं वो है शॉर्ट स्ट्रक्चर, बच्चों का कद छोटा होना। आपको कब सोचना चाहिए कि आपके बच्चे का कद छोटा है? आपको तब सोचना चाहिए जब आप देखें कि वो अपनी उम्र में, अपने क्लास में और अपने हम उम्र बच्चों में उसकी हाइट आपको दूसरों से छोटी लग रही हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो काइंडली फॉरेन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाएं और जाकर उन्हें देखें कि हमारा बच्चा छोटा लग रहा है। और इसके लिए हम उम्र शुरू करते हैं 4 से 5 साल के बाद। इसमें 2 डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं। लड़कों के लिए प्लान डिफरेंट है, लड़कियों के लिए प्लान डिफरेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी बच्चियाँ हैं, हमारी बेटियाँ हैं, इनकी हाइट के बारे में हम ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं। क्यों? इसलिए कि आजकल हमारी बेटियों को जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो जल्दी आ जाता है। सो जब किसी भी लड़की को मेंसेस स्टार्ट होते हैं तो उसके बाद उसकी हाइट ग्रोथ स्लो हो जाती है और मैक्सिमम 2 साल तक वो बढ़ सकती है, उसके बाद नहीं बढ़ेगी। सो अगर किसी भी बच्ची को, जिस तरह आजकल की एज में 8 साल के बाद उनको डेट आ जाती है, 9 साल पे डेट आ जाती है, तो काइंडली आप देख लीजिए कि उनके पास सिर्फ 2 साल हैं। 11 साल के बाद उनकी ग्रोथ नहीं होगी और अगर उसमें वो छोटी है तो वो ग्रो नहीं कर पाएगी। सो बच्चियों के बारे में ज़्यादा विजिलेंट रहें और ज़्यादा जल्दी से उनको चेक कराएं अगर आपको लगता है। कॉमनली हम करते क्या हैं, बच्चों, किसी भी बच्चा जो हमारे पास आता है हम उसकी हाइट मेजर करते हैं और उसको एक ग्राफ पे डालते हैं कि उस ग्राफ में क्या वो अपनी एज के बच्चों में कहाँ पे खड़ा है। अगर वो अपनी एज के बच्चों में 100 बच्चों में वो 95 बच्चों से भी नीचे है, मीन जो उसके साथ बच्चे उसकी एज फेलोज में आते हैं उनमें से उसका नंबर 96, 97, 98 आता है, 3rd सेंटाइल या 5th सेंटाइल, तो इसका मतलब ये तो अपनी एज से कम, अपने एज के बच्चों से नीचे है, ये शॉर्ट स्ट्रक्चर में आता है। और फिर हम उस बच्चे को उसके वालिदैन की, अम्मी और अब्बू की हाइट में ये करके उस ग्राफ में डालते हैं। अगर उस ग्राफ में ठीक आ जाए, कई दफ़ा कुछ वालिदैन की हाइट कम होती है, अगर जिनकी वालिदैन की हाइट कम होगी तो उनका बच्चा उन्हीं पर जाना है, पेरेंट्स के जीन ही बच्चों में आते हैं। सो उसकी भी हाइट उससे कम होगी, तो फिर अगर वो उस ग्राफ में अपने माँ बाप के मुताबिक मीन पेरेंटल हाइट को मैच कर रहा होता है तो कई दफ़ा हम कहते हैं कि ये शॉर्ट स्ट्रक्चर नहीं है। फिर हम उससे हिस्ट्री लेते हैं कि आपका बच्चा पैदा कब हुआ। कई लोगों को डेट ऑफ बर्थ एक्चुअली याद नहीं होती, तो एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ बड़ी ज़रूरी है। फिर बच्चा आपका पूरे 9 महीने का था, नहीं 9 महीने का था, जल्दी पैदा हो गया था और लो बर्थ वेट तो नहीं था। जिनके बच्चे छोटे होते हैं, मीन 1.5 किलो का बच्चा था जब पैदा हुआ, 1.25 किलो का था, ऐसे बच्चे ग्रो कम करते हैं। फिर उसके बाद अगर वो पैदा हुए, उसके बीमार काफ़ी रहे, आईसीयू में एडमिट रहे, तो उन बच्चों में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई है तो उनकी भी ग्रोथ रेट की वेलोसिटी कम हो सकती है। फिर आजकल के ज़माने में हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाने में बिलीव नहीं करते।
चिप्स पे खाने पे बिलीव करते हैं और ये चॉकलेट्स खाने पे बिलीव करते हैं और हेल्दी डाइट्स खाने पे बिलीव नहीं करते और कहते हैं मुझे भूख नहीं लगती। सो बहुत बड़ा फैक्टर, 90% बच्चे जो ग्रो नहीं करते उन्हें बीमारी नहीं होती, उन्हें खाने का इश्यू होता है। ना उन्हें भूख लगती है ना वो खाना खाते हैं। तो इसलिए हम कई दफ़ा कोई पेरेंट्स हमारे पास लेके आते हैं, हम कहते हैं यार क्या खाना चाहते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब ये कहता है मैं बर्गर खाऊंगा, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, और हम इसे ज़बरदस्ती करते हैं और कहते हैं नहीं तू रोटी खाएगा। तो मेरी इस लिहाज से आपसे ये ज़रूर होगी कि शायद जनरेशन चेंज होगी। अगर वो बर्गर खाना चाहते हैं तो आप घर में बर्गर बना के दें, उसमें भी एनर्जी होगी। खाए तो सही, कुछ खाएगा तो उसको एनर्जी मिलती जाएगी, तो वो ग्रो कर जाएगा। लड़कों की ग्रोथ के लिए हमारे पास टाइम होता है। कई दफ़ा कुछ लोगों के बाप, जिस तरह हमारे पुराने ज़माने में होता था, लोग 9वीं 10वीं में आके दम कद निकालते थे 15-16 साल की उम्र में। तो ये फेमिलियल होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिले कहते हैं अपनी टर्म में। तो कई बच्चों का कद अपने बाप पे जाएगा और वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिले पे लेट एकदम ग्रो करेंगे। सो उसके लिए हम लड़कों के लिए कई दफ़ा मेजॉरिटी टाइम वेट कर लेते हैं। लड़कियों के लिए हम ज़्यादातर वेट नहीं करते, हम इन्वेस्टिगेट कराते हैं। और कॉमनली जिनको गंदम से एलर्जी होती है इस तरह पता लगता है। कई बच्चे जो हमारे पास आते हैं, हम जब देखते हैं कि उनका कद छोटा है बच्चियों का, जब हम उनका वर्कअप करते हैं तो हमें पता चलता है इन्हें तो गंदम से एलर्जी थी। और जब उन्हें गंदम से एलर्जी निकलती है और जब उनकी डाइट मॉडिफाई करते हैं और गंदम को दूर करते हैं उनसे और ऐसे आटे पे डालते हैं जिसमें उनको ग्लूटेन फ्री डाइट मिले, तो वो ग्रो कर जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद थायराइड का इशू, कई बच्चों को हाइपोथायराइड या हाइपर थायराइड होता है लेकिन उन्हें डायग्नोज नहीं होते, उसमें प्रॉब्लम आती है। फिर उसके बाद अगर कुछ बच्चों में अगर आप देखें तो ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि अंदर ग्रोथ हार्मोन जिसे हम ग्रो करते हैं उसकी कमी होती है, उसको पिक करना होता है। उसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो उनकी हाइट होती है, उनकी बोन हाइट, बोन एज और उनकी जो मेन एज में काफ़ी डिफरेंस होता है। मतलब हड्डी की उम्र 5 साल होती है, असल में जो बच्चे की उम्र होती है वो 9 साल होती है, हड्डियाँ पीछे जा रही होती हैं, इससे डायग्नोज हो जाता है। सो अगर आपको लगे कि आपका बच्चा छोटा है, काइंडली एक कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को दिखाएं ताकि वो वाकई बताए कि आपका बच्चा वाकई छोटा है कि नहीं छोटा। आप वहम तो नहीं कर रहे, अगर आपका बच्चा छोटा नहीं तो डोंट वरी, वो ग्रो कर रहा है, उनको फॉलोअप पे रखें, ही और शी विल ग्रो इंशाल्लाह। और अगर वाकई वो छोटा है देन देयर इज़ वर्कअप, उसका वर्कअप करें, उसका ट्रीटमेंट करवाएं ताकि वो अपनी एज फैलो से मैच करें, ताकि कल वो अपने आप को दूसरों से नीचा ना समझें। क्योंकि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस का होना बड़ा ज़रूरी है, और कद उसका अगर छोटा रह जाएगा या तो उसका कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं आजकल के बच्चे। सो काइंडली आज की छोटी सी वीडियो से मैं आपको बताना चाहूँगा कि काइंडली ये जनरल फिजिशियन या जो जनरल डॉक्टर है वो इसको नहीं डील कर सकता, उनको इसके बारे में पता ही नहीं है। सो काइंडली एक अच्छे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को दिखा के इस पे अपने बच्चों पे हाइट पे, अब पाकिस्तान के बच्चों की हाइट कम रहती है, हम फोकस नहीं करते। आप देखें हॉलैंड के बच्चों की हाइट कम से कम मीन एज 6 फुट पे है और हम छोटे होते जा रहे हैं पाकिस्तान में। इसकी सबसे बड़ी वजह कि हम तब डॉक्टर के पास जाते हैं जब काम खत्म हो चुका होता है। अगर एक बच्चा 16-17 साल की उम्र में आएगा, डॉक्टर क्या कर लेगा उसके लिए। एक लड़के जिसकी डेट आ गई है, उसको 2 साल से ज़्यादा गुजर गए हैं, अब उसकी हाइट बढ़ेगी, उसकी डेट रोकनी पड़ेगी, किस तरह डॉक्टर करेगा। सो काइंडली टाइम पे ही सब कुछ करें, और टाइम 5 से 6 साल हैं आपके लिए जिसके आप डॉक्टर को विजिट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। टॉपिक है जिस पे हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं वो शुगर का टॉपिक है। मैं अपने जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं मैं उनसे ये ज़रूर बताना चाहूँगा, आपको शायद पता नहीं कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान दुनिया में 4थे नंबर पे था शुगर के हिसाब से, और आज हम 3रे नंबर पे चले गए हैं। हमसे ऊपर इंडिया है और उससे ऊपर चाइना है, और आप देखें उनकी पॉपुलेशन हमसे बहुत ज़्यादा है, उसकी निस्बत हमारी पॉपुलेशन काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी हम दुनिया में 3रे नंबर पे डायबिटीज़ में आ गए हैं। सो आज की जो हमारी डिस्कशन चलेगी वो सिर्फ ये नहीं होगी कि जिनको शुगर है उनको किस तरह डायग्नोज करना है, उनका इलाज किस तरह करना है, बल्कि आज हमारी बात का ये भी होगा जो कि प्री डायबिटिक हैं, जिनको भी शुगर होने वाली है, हम उनको किस तरीके से वापस रिवर्ट कर सकते हैं और किस तरीके से हम जो हमारी इकॉनमी पे और हमारी जो मेडिकल लाइफ पे बर्डन है उसको कम किया जा सकता है। सो सबसे पहले जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे शुगर के मरीज़ों का। जैसा कि आप जानते हैं शुगर के 2 तरह की शुगर होती है। एक वो जो कि बच्चों में आप देखते हैं कॉमनली, या यंग एडल्ट्स में देखते हैं, जिन्हें हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़, जिनको इंसुलिन चाहिए होती है, वो हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक पेशेंट्स। और दूसरे नंबर पर टाइप 2 डायबिटिक होते हैं जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होते, और अमूमन उनमें जो उनका पेनक्रियाज है उसका 50% लॉस हो चुका होता है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस प्लेटफॉर्म से कि डायबिटीज़ की आपको सिम्टम्स क्या आती हैं, किसी भी बंदे को डायबिटीज़ की सिम्टम्स क्या आती हैं। तो मेरे ख्याल से कॉमनली प्यास का बहुत लगना, भूख का बहुत लगना और पेशाब का बहुत ज़्यादा आना, स्पेशली रात को जब बंदा सो जाए और उसको बार बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता हो, जिसे हमारी टर्म में हम कहते हैं नक्टर्नल यूरिनेशन पेशेंट को आनी शुरू हो, तो उसमें आपको विजिलेंट हो जाना चाहिए कि यार कहीं मुझे शुगर तो नहीं है। और
शुगर के लिए कॉमनली प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या होते हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो शुगर आपको जल्दी होने में मदद कर सकती हैं, और जिनको अगर हम रोकें तो आपको शुगर होने में आपको उसको जल्दी होने से रोका जा सकता है। उसमें सबसे नंबर 1 पे है, पहले था सबसे नंबर 1 पे मोटापा, कि जो लोग मोटे थे उनको शुगर होने के चांस ज़्यादा हैं, लेकिन कैटेगरी मेरे यहाँ से पाकिस्तान में चेंज हो गया है। मेरे यहाँ से पाकिस्तान में सबसे नंबर 1 पे स्ट्रेस है, टेंशन। जिस तरह के आजकल के हालात चल रहे हैं, डिप्रेशन और टेंशन ये बहुत बड़ा इशू है और बहुत बड़ा सिंड्रोम है, जो कि आपको शुगर की तरफ लेके जाने में अपना बड़ा कलीदी रोल इख्तियार कर रहा है। नंबर 2 पे मोटापा आ जाता है, और मोटापा की वजह आपको पता आपकी लाइफस्टाइल है कि आप कैसे चलते हैं, कैसे खाते पीते हैं, और आपकी ज़िंदगी में आपकी जॉब की नेचर कैसी है, क्या बैठने वाली जॉब है, चलने वाली जॉब है, कैसी जॉब नेचर है। उसके बाद आप देखेंगे तो कुछ ड्रग्स हैं, तो ड्रग्स कौन सी पेशेंट यूज़ करता है। कुछ लोग बड़े बेधड़क स्टीरॉइड्स का यूज़ करते हैं, स्टीरॉइड कॉमन यूज़ है, और इसमें आप देखेंगे कॉमनली अगर आप क्वैक से के पास जाते हैं तो आपको इंजेक्शन लगा देते हैं। आपने कभी पूछना गवारा नहीं किया कि इंजेक्शन किस चीज़ का है, आप कहते हैं मुझे दर्द है टीका लगा दें, और उसमें स्टीरॉइड होते हैं, और ये आप लोगों को शुगर की तरफ लेके जाने में अहम किरदार अदा करता है। ये कॉमन चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, और आपकी डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है इसमें। सो मेरे ख्याल से किसी भी बंदे को आपकी फैमिली में जिससे में दर्दें भी हों, या उन्हें प्यास बहुत लगे, भूख बहुत लगे, या टांग में बड़ी दर्द होती है लोगों को, 6-6 महीने से दर्द हो रही थी, लेकिन लोग अपनी शुगर चेक नहीं करते, तो अपनी शुगर ज़रूर चेक कराएं। अगर वंस आपको पता लग जाए कि आपको शुगर है, शुगर का पता किस तरह करता है, अगर आपकी हाली पर शुगर 126 से ज़्यादा है, और खाने के 2 घंटे बाद आपकी शुगर, या दिन में किसी वक्त भी आप शुगर चेक करते हैं और आपकी शुगर 200 से ज़्यादा आ गई, तो विजिलेंट हो जाए कि आप शुगर की तरफ आ गए हैं। और उसके लिए अब लेटेस्ट टेस्ट आ गए हैं, जिस तरह एक 3 महीने का टेस्ट है HbA1c, उससे भी आपको पता लग जाता है कि आपको शुगर है कि नहीं है। वंस अगर आपको डायग्नोज हो गया कि आपको शुगर है, जो कि अल्लाह ना करे आप में से सबको हो, अल्लाह करे आप सब उससे महफूज रहें, तो अगर आपको शुगर का पता लग गया तो आपने अपने इन्वेस्टिगेट किस तरह करना है, यही करना है, अपने अच्छे डॉक्टर को, अच्छे मॉलेज को चूज़ करना काइंडली, ठीक है ना। शुगर एक ऐसी बीमारी है जो कि आपकी आँखों को, आपके गुर्दों को, आपके दिल को, आपके दिमाग को, सबको खाएगी। और अगर आप ये चाहेंगे कि नहीं यार मैं ठीक है, मैं इसको आम ट्रीट कर लेता हूँ, तो फिर आप लॉन्ग टर्म में नुकसान उठाएंगे, और लोग नुकसान उठाते हैं, लोगों को नज़र आना बंद हो जाता है, लोगों के गुर्दे फेल हो जाते हैं, लोगों को हार्ट अटैक होता है, लोगों को फालिज हो जाता है। सो किसी भी शुगर के इलाज में ये लाजमी नहीं होता कि सिर्फ शुगर कंट्रोल करनी है। शुगर कंट्रोल करने का मकसद ये होता है कि हमने आपको जो कॉम्प्लिकेशंस आनी है उनको बचाना है, आपको हार्ट अटैक होने से बचाना है। नो डाउट सेहत अल्लाह देता है, उसके अलावा सेहत कोई नहीं देता, लेकिन डॉक्टर क्योंकि एक वसीला है, कोशिश करेंगे कि जो आपको कॉम्प्लिकेशन है वो कम से कम ज़्यादा अर्सा ले, ताकि अगर आपके लिए जो प्रॉब्लम्स आने वो लॉन्ग टर्म ना आए, मतलब जल्दी ना आ जाए, देर से आए। अल्लाह आपके लिए इस चीज़ों की आसानी पैदा करे। सो हमने अच्छे डॉक्टर को, अच्छे मालिक को दिखाना है, वो आपके सारे रेलिवेंट टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि आपकी शुगर है किस स्टेज पे। उसके बाद आपकी आंखों का मुआयना हम सबसे पहले करके देखते हैं, ताकि देखेंगे आपकी शुगर ने आपकी आंखों को खाया कि नहीं खाया, क्योंकि अगर शुगर आंखों को नहीं खाती तो शुगर ने अभी तक आपके किसी और आर्गन को नहीं खाया, जो कि बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद अगर आपने शुगर को इन्वेस्टिगेट करा लिया है, जो कि अगर आपको टाइप 2 डायबिटिक है, टाइप 1 और टाइप 1 वाले डायबिटीज़ के बारे में थोड़ा देर बाद डिस्कस करूँगा, जिनको बच्चों को इंसुलिन लगती है। अभी मैं सिर्फ उन बंदों पे जाना चाह रहा हूँ जो कि कॉमनली है, क्योंकि टाइप 2 डायबिटिक पाकिस्तान में मेजर एक जंग है उनका, टाइप 1 उनकी निस्बत काफ़ी कम है। सो टाइप 2 डायबिटीज़ के अगर पेशेंट को डायग्नोज हो गया तो सबसे पहले आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होगी। आप मीठा नहीं खाएंगे, आप बोतल नहीं पिएंगे, चीनी नहीं खाएंगे, गुड़ नहीं खाएंगे। लोग हमारे पाकिस्तान में क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब मैं गुड़ नहीं खाता, लेकिन मैं चीनी नहीं खाता लेकिन गुड़ खा लेता हूँ, गुड़ में तो इतनी मिठास नहीं होती। सर गुड़ भी एक सेम चीज़ है जिस तरह चीनी है या शक्कर है। सो आप इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे। आप वॉक करेंगे रोज़ाना, हेल्दी लाइफस्टाइल में 30 मिनट वॉक रोज़ाना करेंगे। आप आलू, चावल इनसे परहेज़ करेंगे, और फल में ज़्यादातर सेब, अमरूद, आड़ू, नाशपाती खा सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप आम भी खाएं और शुगर भी कंट्रोल करें। सो मेरा मानना है अगर आप एहतियात ज़्यादा करेंगे तो दवाइयाँ कम खानी पड़ेंगी, दवाइयाँ कम खानी पड़ेंगी तो आपके पैसे कम लगेंगे। अगर आपके जो पैसे कम लगेंगे उससे आप कुछ और काम कर लीजिएगा या उसको अल्लाह के रास्ते में दे दीजिएगा। नंबर 2 पे आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी मॉडिफिकेशन के बाद मेडिसिन आती हैं, और मेडिसिन का एक जंक है। जिस तरह आजकल अगर आप देखें तो अगर एक पेशेंट हमारे पास आता है और उसको डायबिटीज़ होगी, हमने डायग्नोज कर लिया और मोटा है, सो मेरा सबसे बड़ा गोल होगा कि उसका वज़न कम किया जाए। एक तो वज़न कम होगा उसके लाइफस्टाइल से, नंबर 2 उसका वज़न कम होगा जो हमारे पास लेटेस्ट ड्रग्स हैं। हनीमून पीरियड क्या होता है? हनीमून पीरियड वो होता है जिसको ज़्यादातर आपसे हकीम कैश करते हैं कि आपको दवाई खिलाएंगे, आपकी शुगर खत्म हो जाएगी। ये वही पीरियड, अगर आप वेट लूज़ कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका वेट लूज़ करने से आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी और आपकी शुगर 2 से 3 से 4 साल के लिए ख़त्म भी हो सकती है। और अगर आप उसके बाद उसको काफ़ी स्ट्रांगली मॉनिटर करें तो बड़े अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। शायद आपको उसके बाद भी थोड़ी देर आपको अल्लाह ताला हनीमून पीरियड आपका इंक्रीज़ कर दे।
उसके बाद आपकी जो ट्रीटमेंट में ऑप्शन में आपकी सब चीज़ें इकॉनमी मैटर करती है, आप कितना परसू करते हैं अपनी शुगर के हिसाब से, आप कितने विजिलेंट हैं, या आप कहते हैं ठीक है डॉक्टर साहब शुगर है, ठीक है मैं दवाई खाऊंगा मैं ठीक हो जाऊंगा। देखिए डॉक्टर आपके साथ आपके घर जाकर रह नहीं सकता, ना आपके घर आपका जाके ख्याल रख सकता है। ये आप हैं जिन्होंने डायबिटिक डॉक्टर बनना है अपने लिए खुद, ताकि आपको चीज़ों का पता हो, ताकि आप अपना ख्याल खुद रख सकें, क्योंकि आप अपनी फैमिली के लिए आप ही सबसे इंपॉर्टेंट है। सो अपने खानदान अपने बच्चों के लिए आप इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेहतमंद रहेंगे, आपका घर सेहतमंद रहेगा, आपके बच्चे ठीक रहेंगे और आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ताला ने जो आपको सेहत दी है, ये सेहत बहुत बड़ी नेमत है, तो इसका शुक्र अदा करें। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑप्शन में मेरा मानना यह है कि शुगर के पेशेंट में जो कि आप देखते हैं ज़्यादातर ग्लूकोफेज स्टार्ट करते हैं, लोगों का बड़ा सवाल होता है डॉक्टर साहब जो ग्लूकोफेज खाते हैं तो गुर्दे खराब कर देती है। सर जिनके गुर्दे ठीक होते हैं उनके गुर्दे खराब नहीं कर सकती। हाँ, जिनके गुर्दे खराब हैं उनको हम कभी ग्लूकोफेज नहीं डालते, उनका कभी मेटफॉर्मिन का सॉल्ट ऐड ऑन नहीं करते। नंबर 2 पे कभी भी खुद दवाइयाँ इस्तेमाल मत करें कि ये दवाई अगर मेरी शुगर ऊपर हो रही है तो मैं इस दवाई को खुद इस्तेमाल कर लूँ। नंबर 4 पे अगर आपकी शुगर ज़्यादा रह रही है तो शुगर डॉक्टर ने ऐसा ऐसा कंट्रोल करनी, कभी एकदम कंट्रोल नहीं करनी। क्यों? अगर एकदम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो शुगर लो हो जाएगी, और शुगर लो होना शुगर हाई होने से बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। आप रात को सोए हुए हैं और अगर आपकी शुगर 40 पे चली गई है और आपकी ब्रेन डेथ हो गई है तो आपके लिए कुछ नहीं किया जा सकेगा, और ये तकरीबन 30 से 60 मिनट लगते हैं। सो इसलिए एक तो आपने अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है, आपने अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी है, आपने जो अच्छे डॉक्टरों को दिखाना है, उसके बाद आपने उनकी जो दवाइयाँ हों उनकी दवाइयों को रेगुलरली इस्तेमाल करना और अपनी मर्जी से ऊपर नीचे नहीं करना, ठीक है। और प्रॉपर फॉलो अप रखना है। शुरू में होता है डॉक्टर आपको हर 3 हफ्ते बाद बुलाता है, 2 हफ्ते बाद बुलाता है, तो काइंडली जाएँ। उसके बाद आप जब ठीक होंगे तो डॉक्टर को भी पता लग जाएगा, तो आपका विगत 3 से 6 महीने पर चला जाता है। और उसी में हमने कम्युनिकेशन देखनी होती हैं कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी चल रही है। और एज वाइज चीज़ें डिफरेंट होती हैं, आपकी एज पे चीज़ें डिपेंड करती हैं कि अगर आप एज 40 ईयर से कम है, 40 ईयर से ज़्यादा है, उसके मतलब डॉक्टर डिसाइड करता है। और डॉक्टर कभी भी आपको ऐसी दवाई लिख के नहीं देता अगर आपकी इकॉनमी पूर है तो आप वो ले ना सकें, ऐसी बात बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। सो मेरे यहाँ से आपको खुद भी सीखना चाहिए, खुद भी समझना चाहिए, उसके बगैर आप अपनी चीज़ों को बेहतर किस तरह कर सकेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप इससे आप लोगों को कुछ सीखने में, समझने में और अपनी डायबिटीज़ के बारे में कुछ सीखने में मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। स्टार लोर में काम कर रहा हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप 1 डायबिटीज़। इसका दूसरा नाम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है। हमारे माशरे में बहुत बड़ी मेजॉरिटी हमारे बच्चों की और या हमारे न्यू ऑनसेट एडल्ट जो हैं उनकी टाइप 1 डायबिटीज़ की है। सो आज का टॉपिक होगा कि हम इसको बड़ा प्रिसाइजली आपको बताएंगे टाइप 1 डायबिटीज़ होती क्या है, इसको इन्वेस्टिगेट किस तरह करते हैं और इसका इलाज क्या है और लेटेस्ट इसमें क्या आ गया दुनिया में। सो टाइप 1 डायबिटीज़ अमूमन पता किस तरह लगती है, सिम्टम्स क्या आती हैं। जो बच्चा होता है वो एकदम सिम्टम्स देता है, उसको पेशाब बहुत आना शुरू हो गया, उसको भूख बहुत ज़्यादा लगनी शुरू हो गया या उसका वज़न कम होना शुरू हो गया। सो अगर आपके बच्चे में आपको लगता है उसको प्यास बहुत लग रही है, भूख बहुत लग रही है, वज़न कम हो रहा है, तो विजिलेंट हो जाए कि उनमें से कोई सिम्टम की फ़ौरन उसकी शुगर जाके चेक कराएं कि उसको शुगर तो नहीं हो रही। बाद इन बच्चों में इनकी जो सांस की स्मेल होती है वो काफ़ी मीठी सी होती है, डिफरेंट होती है, कई दफ़ा लोग इसको भी पिक कर लेते हैं। सो किसी भी पेशेंट में इस तरह की लामात आ रही हों तो आप विजिलेंट होना चाहिए। सेकेंडली, अगर आपकी फैमिली में पहले किसी को शुगर है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो आपको मज़ीद विजिलेंट होना चाहिए कि आपके बच्चों में ये होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। सो अगर आपके बच्चे को अल्लाह ना करे सिम्टम आती हैं और जाके आप उनका ब्लड टेस्ट कराते हैं, सिंपल ब्लड टेस्ट जो कि शुगर लेवल का था और उसमें शुगर आ जाती है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें आगे आपकी अप्रोच क्या होगी। अमूमन आप सबसे पहले किसी अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाएंगे ताकि वो आपके बच्चे को अच्छे तरीके से इसकी तशख़ीस कर सके कि स्टेज कौन सी है टाइप 1 डायबिटीज़ की। और नंबर 2 पे अब उस पेशेंट को क्या प्रोवाइड किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी बच्चे को जिसको शुगर हो डेवलप, उसका इलाज करना इतना आसान काम नहीं है, एक टीम वर्क का काम होगा। उस टीम में वो बच्चा भी इन्वॉल्व है, उसके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, उसके स्कूल वाले भी इन्वॉल्व हैं, डॉक्टर भी इन्वॉल्व है और इवन डाइटिशियन भी इन्वॉल्व है। सो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़। 3 स्टेजेस क्या होती हैं टाइप 1 डायबिटीज़ की। नंबर 1 स्टेज वो होती है जिन पेशेंट के शुगर लेवल नॉर्मल होते हैं, उनको कोई सिम्टम नहीं होती, लेकिन उनकी बॉडीज़ में जब आप ब्लड टेस्ट करते हैं तो 2 एंटीबॉडीज़ या 2 से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव होती हैं। दैट इज़ कॉल्ड स्टेज 1 डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़। स्टेज 2 वो होते हैं जिनकी एंटीबॉडीज़ और 2 या 2 से ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं बॉडी में, लेकिन अब उनकी शुगर भी अब नॉर्मल आ रही है, लेकिन उनको सिम्टम नहीं है। शुगर ज़्यादा आ रही है लेकिन पेशेंट को सिम्टम नहीं है, कोई उसे भूख नहीं ज़्यादा लग रही, कोई पेशाब ज़्यादा नहीं आ रहा, कोई थकावट नहीं है, कोई वजन कम नहीं हो रहा। दैट इज़ कॉल्ड स्टेज 2 डायबिटीज़।
टाइप 1 डायबिटीज़। अब इसके बाद स्टेज 3 आती है, इसमें तीनों चीज़ें आ जाती हैं। पेशेंट को ऑटो एंटीबॉडीज़ भी पॉजिटिव आएंगी, पेशेंट को सिम्टम भी होंगी और पेशेंट की ब्लड शुगर लेवल भी ज़्यादा आएंगे। सो आपको ये 3 स्टेजेस पता होने चाहिए। ये क्यों पता होना चाहिए कि आज इस एरा में रिसेंटली आपको पता होगा कि ड्रग जो कि आपने फेसबुक पे देखा होगा, हर जगह पे बड़ी लोगों ने यूज़ की जी, टेप्लूज़ीमैब एक ड्रग आ गई जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ को ख़त्म कर देगी 3 साल के लिए। तो ऐसा नहीं है, वो 3 साल के लिए डायबिटीज़ को ख़त्म नहीं करती। वो क्या करती है, ट्रायल में ये प्रूव हुआ है कि जो स्टेज 2 डायबिटिक बच्चा होगा जिसकी एंटीबॉडीज पॉजिटिव होंगी और उसकी शुगर ज़रा ज़्यादा होगी लेकिन उसको सिम्टम नहीं होगी, उसको उस बच्चे में उस स्टेज में लेके जाने के लिए जब उसकी सिम्टम्स भी उसको डेवलप हों तो उसकी सिम्टम्स को 3 साल के लिए डिले कर देगी। और ये जो ड्रग अप्रूव हुई है 8 साल और 8 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए अप्रूव हुई है, ये उससे कम उम्र बच्चों के लिए अप्रूव नहीं हुई। तो ये जो मिथ है काइंडली इसको एक तो करेक्ट कर लें। सो जो भी बच्चा हमारे पास इस तरह आता है, हम सबसे पहले उसकी शुगर लेवल चेक करते हैं। उसके लिए शुगर लेवल ज़्यादा है तो उसको सी पेप्टाइड प्रो इंसुलिन लेवल कराते हैं और एंटीबॉडीज़ लेवल्स कराते हैं और उससे हम डायग्नोज कर लेते हैं कि ये बच्चा टाइप 1 डायबिटीज़ का है कि नहीं है। क्योंकि अगर बच्चा ज़रा अच्छी एज में आता है, जिस तरह यंग एडल्ट में आता है 24-25 में, तो ये लाजमी नहीं कि टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चे ही ऐसे आते हों। कई दफ़ा इस तरह के सिम्टम्स के साथ आपके लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ ऑफ एडल्ट्स के बच्चे भी आ जाते हैं, ठीक है, जो कि एक वेरिएंट है। वो भी शुरू में टाइप 2 डायबिटीज़ की होती है लेकिन वक्त के साथ जल्दी ही कंज्यूम करके टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाती है। सो हमने डायग्नोज करना है कि पेशेंट वाकई टाइप 1 का है। अगर टाइप 1 का है तो आगे हमारी अप्रोच क्या है? आगे हमारी अप्रोच बड़ी सिस्टमेटिक अप्रोच है। एक बच्चे को, जिसको छोटे बच्चे को शुगर हो, आपको पता है बच्चे अपनी डाइट को कभी मेंटेन नहीं कर सकते, वो कभी भी आपकी बात पूरी नहीं मान सकते। सो इसमें एक पूरी रिजीम शुरू होगी। उस रिजीम में हर बंदे का इनपुट बड़ा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा ग्रो करे, उसकी हेल्दी ज़िंदगी गुजरे, उसकी कॉम्प्लिकेशन डिले हों, इन सब के लिए माँ बाप, पेरेंट्स को अपना दुख भूल के आगे आना पड़ेगा और उस बच्चे पे अपना कंसंट्रेट करना पड़ेगा। नंबर 2, माँ बाप के बाद जो स्कूल के टीचर्स हैं उनका बहुत रोल होगा, फैमिली वालों का बहुत रोल होगा। पाकिस्तान में किसी बच्चे को शुगर हो जाए तो उसको बना दिया जाता है कि क्या इसको हो गया, इट इज़ अ कर्स। ये बिल्कुल कर्स नहीं है, एक बीमारी है, अल्लाह ताला की तरफ से आई है और हमने अल्लाह ताला के वजह से इस बीमारी को, जिसका इलाज भी है और उसको उससे बेहतर कर सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सो काइंडली किसी भी बच्चे को, अगर किसी को शुगर हुई है तो आप उसको सपोर्ट करें, ना कि माशरती हमारे कल्चरल लाइफ में उसको डिमोटिवेट मत करें। यार आपके बच्चे को शुगर हो गया, अब आपके बच्चे का क्या बनेगा, तो ऐसा मत करें। ये जो डिमोटिवेशन है ये बच्चों की शुगर को और उसके पेरेंट्स की जो इनपुट है उसको बेहतर नहीं होने देती। सो हमने करना क्या है, हमने उस पेरेंट्स को मोटिवेट करना है, बच्चे को मोटिवेट रखना है, उससे बताना है कि बेटा क्या खा सकते हो, आप खा सकते हो, आप खाओगे तो आप ग्रो करोगे और आप दिन में 6 दफ़ा खा लो, थोड़ा थोड़ा करके खा लो। और जो आपकी हम इंसुलिन दे रहे हैं इसको उसके साथ मैनेज कर लो। आपको पता है किसी बड़े को भी आप कहें कि आपने इंसुलिन लगानी है तो पाकिस्तान में तो वो इंसुलिन लगाने से डर जाते हैं, डॉक्टर साहब मैं टीका नहीं लगाऊंगा। लोगों की एक मिथ है, ठीक है। सो अगर आप बच्चे को बताते हो तो माँ बाप जब बच्चे को लगाते हैं तो उनको दुख होता है कि बच्चे को सुई चुभ रही है, उसको तकलीफ हो रही है, फिर बच्चा खुद कहता है मैंने नहीं लगाना, मुझे दर्द होती है, ठीक। इसमें एक प्रिसाइज काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी होती है। आपके लेटेस्ट जो इंसुलिन आई हैं उनमें आप पेनफिल में आई हैं तो आप देखेंगे उसमें ना सुई बहुत बरीक हो गई है, इतनी बरीक हो गई है कि नज़र ही नहीं आती, आपको पेन ही नहीं होती। सो आप आम में जगह पे बदल के लगा सकते हैं। सो वो पेन वाला एलिमेंट तो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, लेकिन कॉस्ट का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप बच्चे को काउंसल नहीं करेंगे, पेरेंट्स को काउंसल नहीं करेंगे और वो बाद परहेज़ी करेगा, शुगर हाई रखेगा, तो आपकी दवाई की डोज बढ़ती जाएगी और वो डोज कॉस्ट से है, वो आपके पैसों से तले रहते हैं। क्योंकि शुगर टाइप 1 डायबिटीज़ ज़िंदगी में क्या कभी ख़त्म होगी? नो, नेवर, कभी ख़त्म नहीं होगी। क्या हम इसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं? यस, बिल्कुल गुजार सकते हैं। क्या हमारी कॉम्प्लिकेशन डॉक्टर साहब डिले हो सकती हैं? बिल्कुल डिले हो सकती हैं। क्या कल हम शादी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कल आप वालिद या वालदा बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई मसला नहीं है। सिर्फ अगर आप अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज करेंगे तो आपके बच्चे और आप बेहतर रहेंगे। सो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये है कि एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना, एक अच्छी टीम के साथ मोटिवेशन में रहना, स्कूल का बड़ा रोल होगा और सबसे ज़्यादा आपके फैमिली फ्रेंड्स का बड़ा रोल होगा। सो इन सब के साथ मिला के बच्चे की डाइट को, जिस तरह बच्चे सलाद शौक से खाते हैं तो सलाद ज़्यादा दिया जाए, उनको सलाद को प्रमोट किया जाए। बच्चों को कहें यार आप खेलें, रनिंग को प्रमोट किया जाए, एक्सरसाइज को प्रमोट किया जाए। इस तरह उनकी शुगर इंसुलिन के साथ अदर मीन से बेहतर रहेगी
और जो डाइट है उसको डाइट को मॉडरेट कर दिया जाए, जो कि डाइटिशियन से कंसल्ट करके। सो ये टॉपिक बहुत बड़ा है। सो हम चाहेंगे कि आपको शुरू में कुछ पता हो कि यार टाइप 1 डायबिटीज़ है क्या, किस तरह चलेगी और आप बच्चे को किस तरह लेके चलेंगे। अच्छा डॉक्टर, अच्छी मोटिवेशन, अच्छी लाइफस्टाइल और अल्लाह ताला पे भरोसा, ये सब चीज़ें मिलके इंशाल्लाह आपके बच्चे को आगे लेके जाएंगी। और ये बच्चे आपके नहीं हैं, ये पाकिस्तान के हैं और इससे पाकिस्तान का माशरा आगे जाएगा। इतने ज़्यादा डॉक्टर्स को हमने प्रोफेशनल्स को देखा जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है और वो अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। सो आपने अपने बच्चों का खुद डॉक्टर बनना है और मरीज़ ने भी अपना डॉक्टर खुद बनना है और चीज़ों को लर्न करना है। थैंक यू वेरी मच। टॉपिक है वो है टाइप 1 डायबिटीज़, इसका दूसरा नाम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है। हमारे माशरे में बहुत बड़ी मेजॉरिटी हमारे बच्चों की और या हमारे न्यू ऑनसेट एडल्ट जो हैं उनकी टाइप 1 डायबिटीज़ की है। सो आज का टॉपिक होगा कि हम इसको बड़ा प्रिसाइजली आपको बताएंगे टाइप 1 डायबिटीज़ होती क्या है, इसको इन्वेस्टिगेट किस तरह करते हैं और इसका इलाज क्या है और लेटेस्ट इसमें क्या आ गया दुनिया में। सो टाइप 1 डायबिटीज़ अमूमन पता किस तरह लगती है, सिम्टम्स क्या आती हैं। जो बच्चा होता है वो एकदम सिम्टम देता है, उसको पेशाब बहुत आना शुरू हो गया, उसको भूख बहुत ज़्यादा लगनी शुरू हो गया या उसका वज़न कम होना शुरू हो गया। सो अगर आपके बच्चे में आपको लगता है उसको प्यास बहुत लग रही है, भूख बहुत लग रही है, वज़न कम हो रहा है, तो विजिलेंट हो जाए कि उनमें से कोई सिम्टम की फ़ौरन उसकी शुगर जाके चेक कराएं कि उसको शुगर तो नहीं हो रही। बाद इन बच्चों में इनकी जो सांस की स्मेल होती है वो काफ़ी मीठी सी होती है, डिफरेंट होती है, कई दफ़ा लोग इसको भी पिक कर लेते हैं। सो किसी भी पेशेंट में इस तरह की अलामत आ रही हों तो आप विजिलेंट होना चाहिए। सेकेंडली, अगर आपकी फैमिली में पहले किसी को शुगर है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो आपको मज़ीद विजिलेंट होना चाहिए कि आपके बच्चों में ये होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। सो अगर आपके बच्चे को अल्लाह ना करे सिम्टम आती हैं और जाके आप उनका ब्लड टेस्ट कराते हैं, सिंपल ब्लड टेस्ट जो कि शुगर लेवल का था और उसमें शुगर आ जाती है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें आगे आपकी अप्रोच क्या होगी। अमूमन आप सबसे पहले किसी अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाएंगे ताकि वो आपके बच्चे को अच्छे तरीके से इसकी तशख़ीस कर सकें कि स्टेज कौन सी है टाइप 1 डायबिटीज़ की। और नंबर 2 पे अब उस पेशेंट को क्या प्रोवाइड किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी बच्चे को जिसको शुगर हो डेवलप, उसका इलाज करना इतना आसान काम नहीं है, एक टीम वर्क का काम होगा। उस टीम में वो बच्चा भी इन्वॉल्व है, उसके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, उसके स्कूल वाले भी इन्वॉल्व हैं, डॉक्टर भी इन्वॉल्व है और इवन डाइटिशियन भी इन्वॉल्व है। सो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़। 3 स्टेजेस क्या होती हैं टाइप 1 डायबिटीज़ की। नंबर 1 स्टेज वो होती है जिन पेशेंट के शुगर लेवल नॉर्मल होते हैं, उनको कोई सिम्टम नहीं होती, लेकिन उनकी बॉडीज़ में जब आप ब्लड टेस्ट करते हैं तो 2 एंटीबॉडीज़ या 2 से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव होती हैं। दैट इज़ कॉल्ड स्टेज 1 डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़। स्टेज 2 वो होते हैं जिनकी एंटीबॉडीज़ 2 या 2 से ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं बॉडी में, लेकिन अब उनकी शुगर भी अब नॉर्मल आ रही है, लेकिन उनको सिम्टम नहीं है। शुगर ज़्यादा आ रही है लेकिन पेशेंट को सिम्टम नहीं है, कोई उसे भूख नहीं ज़्यादा लग रही, कोई पेशाब ज़्यादा नहीं आ रहा, कोई थकावट नहीं है, कोई वजन कम नहीं हो रहा। दैट इज़ कॉल्ड स्टेज 2 डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़। अब इसके बाद स्टेज 3 आती है, इसमें तीनों चीज़ें आती हैं। पेशेंट को ऑटो एंटीबॉडीज़ भी पॉजिटिव आएंगी, पेशेंट को सिम्टम भी होंगी और पेशेंट की ब्लड शुगर लेवल भी ज़्यादा आएंगे। सो आपको ये 3 स्टेजेस पता होने चाहिए। ये क्यों पता होना चाहिए कि आज इस एरा में रिसेंटली आपको पता होगा कि ड्रग जो कि आपने फेसबुक पे देखा होगा, हर जगह पे बड़ी लोगों ने यूज़ की जी, टेप्लूज़ीमैब एक ड्रग आ गई जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ को ख़त्म कर देगी 3 साल के लिए। तो ऐसा नहीं है, वो 3 साल के लिए डायबिटीज़ को ख़त्म नहीं करती। वो क्या करती है, ट्रायल में ये प्रूव हुआ है कि जो स्टेज 2 डायबिटिक बच्चा होगा जिसकी एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव होंगी और उसकी शुगर ज़्यादा होगी लेकिन उसको सिम्टम नहीं होगी, उसको उस बच्चे में उस स्टेज में लेके जाने के लिए जब उसकी सिम्टम्स भी उसको डेवलप हों तो उसकी सिम्टम्स को 3 साल के लिए डिले कर देगी। और ये जो ड्रग अप्रूव हुई है 8 साल और 8 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए अप्रूव हुई है, ये उससे कम उम्र बच्चों के लिए अप्रूव नहीं हुई। तो ये जो मिथ है काइंडली इसको एक तो करेक्ट कर लें। सो जो भी बच्चा हमारे पास इस तरह आता है, हम सबसे पहले उसकी शुगर लेवल चेक करते हैं, उसके लिए शुगर लेवल ज़्यादा है तो उसको सी पेप्टाइड प्रो इंसुलिन लेवल कराते हैं और एंटीबॉडीज़ लेवल्स कराते हैं और उससे हम डायग्नोज कर लेते हैं कि ये बच्चा टाइप 1 डायबिटीज़ का है कि नहीं है। क्योंकि अगर बच्चा ज़रा अच्छी एज में आता है, जिस तरह यंग एडल्ट उस दौर में काम कर रहा हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप 1 डायबिटीज़, इसका दूसरा नाम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है। हमारे माशरे में बहुत बड़ी मेजॉरिटी हमारे बच्चों की और या हमारे न्यू ऑनसेट एडल्ट जो हैं उनकी टाइप 1 डायबिटीज़ की है। सो आज का टॉपिक होगा कि हम इसको बड़ा प्रिसाइजली आपको बताएंगे टाइप 1 डायबिटीज़ होती क्या है, इसको इन्वेस्टिगेट किस तरह करते हैं और इसका इलाज क्या है
और लेटेस्ट इसमें क्या आ गया दुनिया में। सो टाइप 1 डायबिटीज़ अमूमन पता किस तरह लगती है, सिम्टम्स क्या आती हैं। जो बच्चा होता है वो एकदम सिम्टम्स देता है, उसको पेशाब बहुत आना शुरू हो गया, उसको भूख बहुत ज़्यादा लगनी शुरू हो गया, या उसका वज़न कम होना शुरू हो गया। सो अगर आपके बच्चे में आपको लगता है उसको प्यास बहुत लग रही है, भूख बहुत लग रही है, वज़न कम हो रहा है, तो विजिलेंट हो जाए कि उनमें से कोई सिम्टम होगी, फ़ौरन उसकी शुगर जाके चेक कराएं कि उसको शुगर तो नहीं हो रही। बाद इन बच्चों में इनकी जो सांस की स्मेल होती है वो काफ़ी मीठी सी होती है, डिफरेंट होती है, कई दफ़ा लोग इसको भी पिक कर लेते हैं। किसी भी पेशेंट में इस तरह की अलामत आ रही हों तो आप विजिलेंट होना चाहिए। सेकेंडली, अगर आपकी फैमिली में पहले किसी को शुगर है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो आपको मज़ीद विजिलेंट होना चाहिए कि आपके बच्चों में ये होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आपके बच्चे को अल्लाह ना करे सिम्टम आती हैं और जाके आप उनका ब्लड टेस्ट कराते हैं, सिंपल ब्लड टेस्ट जो कि शुगर लेवल का था, और उसमें शुगर आ जाती है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें आगे आपकी अप्रोच क्या होगी। अमूमन आप सबसे पहले किसी अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाएंगे ताकि वो आपके बच्चे को अच्छे तरीके से इसकी तशख़ीस कर सके कि स्टेज कौन सी है टाइप 1 डायबिटीज़ की। और नंबर 2 पे अब उस पेशेंट को क्या प्रोवाइड किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी बच्चे को जिसको शुगर हो डेवलप, उसका इलाज करना इतना आसान काम नहीं है, एक टीम वर्क का काम होगा। उस टीम में वो बच्चा भी इन्वॉल्व है, उसके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, उसके स्कूल वाले भी इन्वॉल्व हैं, डॉक्टर भी इन्वॉल्व है, और इवन डाइटिशियन भी इन्वॉल्व है। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़। 3 स्टेजेस क्या होती हैं टाइप 1 डायबिटीज़ की। नंबर 1 स्टेज वो होती है जिन पेशेंट के शुगर लेवल नॉर्मल होते हैं, उनको कोई सिम्टम नहीं होती, लेकिन उनकी बॉडीज़ में जब आप ब्लड टेस्ट करते हैं तो 2 एंटीबॉडीज़ या 2 से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव होती हैं। दैट इज़ कॉल्ड स्टेज 1 डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़। स्टेज 2 वो होते हैं जिनकी एंटीबॉडीज़ और 2 या 2 से ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं बॉडी में, लेकिन अब उनकी शुगर भी अब नॉर्मल आ रही है, लेकिन उनको सिम्टम नहीं है। शुगर ज़्यादा आ रही है लेकिन पेशेंट को सिम्टम नहीं है, कोई उसे भूख नहीं ज़्यादा लग रही, कोई पेशाब ज़्यादा नहीं आ रहा, कोई थकावट नहीं है, कोई वजन कम नहीं हो रहा। दैट इज़ कॉल्ड स्टेज 2 डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़। अब इसके बाद स्टेज 3 आती है, इसमें तीनों चीज़ें आती हैं। पेशेंट को ऑटो एंटीबॉडीज़ भी पॉजिटिव आएंगी, पेशेंट को सिम्टम भी होंगी, और पेशेंट की ब्लड शुगर लेवल भी ज़्यादा आएंगे। आपको ये 3 स्टेजेस पता होने चाहिए। ये क्यों पता होना चाहिए कि आज इस एरा में रिसेंटली आपको पता होगा कि ड्रग जो कि आपने फेसबुक पे देखा होगा, हर जगह पे बड़ी लोगों ने यूज़ की जी, टेप्लूज़ीमैब एक ड्रग आ गई जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ को ख़त्म कर देगी 3 साल के लिए। तो ऐसा नहीं है, वो 3 साल के लिए डायबिटीज़ को ख़त्म नहीं करती। वो क्या करती है, ट्रायल में ये प्रूव हुआ है कि जो स्टेज 2 डायबिटिक बच्चा होगा जिसकी एंटीबॉडीज पॉजिटिव होंगी और उसकी शुगर ज़्यादा होगी, लेकिन उसको सिम्टम नहीं होगी, उसको उस बच्चे में उस स्टेज में लेके जाने के लिए जब उसकी सिम्टम्स भी उसको डेवलप हों तो उसकी सिम्टम्स को 3 साल के लिए डिले कर देगी। और ये जो ड्रग अप्रूव हुई है 8 साल और 8 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए अप्रूव हुई है, ये उससे कम उम्र बच्चों के लिए अप्रूव नहीं हुई। तो ये जो मिथ है काइंडली इसको एक तो करेक्ट कर लें। जो भी बच्चा हमारे पास इस तरह आता है, हम सबसे पहले उसकी शुगर लेवल चेक करते हैं, उसके लिए शुगर लेवल ज़्यादा है तो उसको सी पेप्टाइड प्रो इंसुलिन लेवल कराते हैं और एंटीबॉडीज़ लेवल्स कराते हैं, और उससे हम डायग्नोज कर लेते हैं कि ये बच्चा टाइप 1 डायबिटीज़ का है कि नहीं है। क्योंकि अगर बच्चा ज़रा अच्छी एज में आता है, जिस तरह यंग एडल्ट में आता है 24-25 में, तो ये लाजमी नहीं कि टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चे ही ऐसे आते हों। कई दफ़ा इस तरह के सिम्टम्स के साथ आपके लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ ऑफ एडल्ट्स के बच्चे भी आ जाते हैं, ठीक है, जो कि एक वेरिएंट है, वो भी शुरू में टाइप 2 डायबिटीज़ की होती है लेकिन वक्त के साथ जल्दी ही कंज्यूम करके टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाती है। हमने डायग्नोज करना है कि पेशेंट वाकई टाइप 1 का है। अगर टाइप 1 का है तो आगे हमारी अप्रोच क्या है। आगे हमारी अप्रोच बड़ी सिस्टमेटिक अप्रोच है। एक बच्चे को, जिसको छोटे बच्चे को शुगर हो, आपको पता है बच्चे अपनी डाइट को कभी मेंटेन नहीं कर सकते, वो कभी भी आपकी बात पूरी नहीं मान सकते। इसमें एक पूरी रजीम शुरू होगी। उस रजीम में हर बंदे का इनपुट बड़ा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा ग्रो करे, उसकी हेल्दी ज़िंदगी गुजरे, उसकी कॉम्प्लिकेशन डिले हो, इन सब के लिए माँ बाप, पेरेंट्स को अपना दुख भूल के आगे आना पड़ेगा और उस बच्चे पे अपना कंसंट्रेट करना पड़ेगा। नंबर 2, माँ बाप के बाद जो स्कूल के टीचर्स हैं उनका बहुत रोल होगा, फैमिली वालों का बहुत रोल होगा। पाकिस्तान में किसी बच्चे को शुगर हो जाए तो उसको बना दिया जाता है कि क्या इसको हो गया, इट इज़ अ कर्स। ये बिल्कुल कर्स नहीं है, एक बीमारी है, अल्लाह ताला की तरफ से आई है, और हमने अल्लाह ताला की वजह से इस बीमारी को, जिसका इलाज भी है, और उसको उससे बेहतर कर सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। काइंडली किसी भी बच्चे को, अगर किसी को शुगर हुई है तो आप उसको सपोर्ट करें, ना कि माशरती हमारे कल्चरल लाइफ में उसको डिमोटिवेट मत करें, यार आपके बच्चे को शुगर हो गया अब आपके बच्चे का क्या बनेगा, तो ऐसा मत करें। ये जो डिमोटिवेशन है ये बच्चों की शुगर को और उसके पेरेंट्स की जो इनपुट है उसको बेहतर नहीं होने देती।
सो हमने करना क्या है, हमने उस पेरेंट्स को मोटिवेट करना है, बच्चे को मोटिवेट रखना है, उससे बताना है कि बेटा क्या खा सकते हो, आप खा सकते हो, आप खाओगे तो आप ग्रो करोगे, और आप दिन में 6 दफ़ा खा लो, थोड़ा थोड़ा करके खा लो, और जो आपकी हम इंसुलिन दे रहे हैं इसको उसके साथ मैनेज कर लो। आपको पता है किसी बड़े को भी आप कहें कि आपने इंसुलिन लगानी, तो पाकिस्तान में तो वो इंसुलिन लगाने से डर जाते हैं, डॉक्टर साहब मैं टीका नहीं लगाऊंगा, लोगों की एक मिथ है, ठीक है। सो अगर आप बच्चे को बताते हो तो माँ बाप जब बच्चे को लगाते हैं तो उनको दुख होता है कि बच्चे को सुई चुभ रही है, उसको तकलीफ हो रही है, फिर बच्चा खुद कहता है मैंने नहीं लगाना, मुझे दर्द होती है, ठीक। इसमें एक प्रिसाइज काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी होती है। आपके लेटेस्ट जो इंसुलिन आई हैं उनमें आप पेनफिल में आई हैं तो आप देखेंगे उसमें ना सुई बहुत बरीक हो गई है, इतनी बरीक हो गई है कि नज़र ही नहीं आती, आपको पेन ही नहीं होती। सो आप आर्म में जगह पे बदल के लगा सकते हैं, सो वो पेन वाला एलिमेंट तो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, लेकिन कॉस्ट का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप बच्चे को काउंसल नहीं करेंगे, पेरेंट्स को काउंसल नहीं करेंगे और वो बाद परहेजी करेगा, शुगर हाई रखेगा, तो आपकी दवाई की डोज बढ़ती जाएगी और वो डोज कॉस्ट से है, वो आपके पैसों से तले रखते हैं। क्योंकि शुगर, टाइप 1 डायबिटीज़ ज़िंदगी में क्या कभी ख़त्म होगी? नो, नेवर, कभी ख़त्म नहीं होगी। क्या हम इसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं? यस, बिल्कुल गुजार सकते हैं। क्या हमारी कम्प्लिकेशन डॉक्टर साहब डिले हो सकती हैं? बिल्कुल डिले हो सकती हैं। क्या कल हम शादी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कल आप वालिद या वालदा बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई मसला नहीं है। सिर्फ अगर आप अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज करेंगे तो आपके बच्चे और आप बेहतर रहेंगे। सो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये है कि एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना, एक अच्छी टीम के साथ मोटिवेशन में रहना, स्कूल का बड़ा रोल होगा और सबसे ज़्यादा आपके फैमिली फ्रेंड्स का बड़ा रोल होगा। सो इन सब के साथ मिला के बच्चे की डाइट को, जिस तरह बच्चे सलाद शौक से खाते हैं तो सलाद ज़्यादा दिया जाए, उनको सलाद को प्रमोट किया जाए। बच्चों को कहें यार आप खेलें, रनिंग को प्रमोट किया जाए, एक्सरसाइज को प्रमोट किया जाए। इस तरह उनकी शुगर इंसुलिन के साथ अदर मीन से बेहतर रहेगी। और जो डाइट है उसको डाइट को मॉडरेट कर दिया जाए, जो कि डाइटिशियन से कंसल्ट करके। सो ये टॉपिक बहुत बड़ा है। सो हम चाहेंगे कि आपको शुरू में कुछ पता हो कि यार टाइप 1 डायबिटीज़ है क्या, किस तरह चलेगी और आप बच्चे को किस तरह लेके चलेंगे। अच्छा डॉक्टर, अच्छी मोटिवेशन, अच्छी लाइफस्टाइल और अल्लाह ताला पे भरोसा, ये सब चीज़ें मिलके इंशाल्लाह आपके बच्चे को आगे लेके जाएंगी। और ये बच्चे आपके नहीं हैं, ये पाकिस्तान के हैं और इससे पाकिस्तान का माशरा आगे जाएगा। इतने ज़्यादा डॉक्टर्स को हमने प्रोफेशनल्स को देखा जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है और वो अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? सो आपने अपने बच्चों का खुद डॉक्टर बनना है और मरीज़ ने भी अपना डॉक्टर खुद बनना है और चीज़ों को लर्न करना है। थैंक यू वेरी मच। 2 या 2 से ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं बॉडी में, लेकिन अब उनकी शुगर भी अब नॉर्मल आ रही है, लेकिन उनको सिम्टम नहीं है। शुगर ज़्यादा आ रही है लेकिन पेशेंट को सिम्टम नहीं है, कोई उसे भूख नहीं ज़्यादा लग रही, कोई पेशाब ज़्यादा नहीं आ रहा, कोई थकावट नहीं है, कोई वजन कम नहीं हो रहा। डैट इज़ कॉल्ड स्टेज 2 डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़। अब इसके बाद स्टेज 3 आती है, इसमें तीनों चीज़ें आ जाती हैं। पेशेंट को ऑटो एंटीबॉडीज़ भी पॉजिटिव आएंगी, पेशेंट को सिम्टम भी होंगी और पेशेंट की ब्लड शुगर लेवल भी ज़्यादा आएंगे। सो आपको ये 3 स्टेजेस पता होने चाहिए। ये क्यों पता होना चाहिए कि आज इस एरा में रिसेंटली आपको पता होगा कि ड्रग, जो कि आपने फेसबुक पे देखा होगा, हर जगह पे बड़ी लोगों ने यूज़ की जी, टेपलूजी में अब एक ड्रग आ गई जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ को ख़त्म कर देगी 3 साल के लिए। तो ऐसा नहीं है, वो 3 साल के लिए डायबिटीज़ को ख़त्म नहीं करती। वो क्या करती है, ट्रायल में ये प्रूव हुआ है कि जो स्टेज 2 डायबिटिक बच्चा होगा जिसकी एंटीबॉडीज पॉजिटिव होंगी और उसकी शुगर ज़रा ज़्यादा होगी लेकिन उसको सिम्टम नहीं होगी, उसको उस बच्चे में उस स्टेज में लेके जाने के लिए जब उसकी सिम्टम्स भी उसको डेवलप हों तो उसकी सिम्टम्स को 3 साल के लिए डिले कर देगी। और ये जो ड्रग अप्रूव हुई है 8 साल और 8 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए अप्रूव हुई है, ये उससे कम उम्र बच्चों के लिए अप्रूव नहीं हुई। तो ये जो मिथ है काइंडली इसको एक तो करेक्ट कर लें। सो जो भी बच्चा हमारे पास इस तरह आता है, हम सबसे पहले उसकी शुगर लेवल चेक करते हैं, उसके लिए शुगर लेवल ज़्यादा है तो उसको सी पेप्टाइड प्रो इंसुलिन लेवल कराते हैं और एंटीबॉडीज़ लेवल्स कराते हैं और उससे हम डायग्नोज कर लेते हैं कि ये बच्चा टाइप 1 डायबिटीज़ का है कि नहीं है। क्योंकि अगर बच्चा ज़रा अच्छी एज में आता है, जिस तरह यंग एडल्ट में आता है 24-25 में, तो ये लाजमी नहीं कि टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चे ही ऐसे आते हों। कई दफ़ा इस तरह के सिम्टम्स के साथ आपके लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ और ड्रग्स के बच्चे भी आ जाते हैं, ठीक है, जो कि एक वेरिएंट है। वो भी शुरू में टाइप 2 डायबिटीज़ की होती है लेकिन वक्त के साथ जल्दी ही कंज्यूम करके टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाती है। सो हमने डायग्नोज करना है कि पेशेंट वाकई टाइप 1 का है। अगर टाइप 1 का है तो आगे हमारी अप्रोच क्या है? आगे हमारी अप्रोच बड़ी सिस्टमेटिक अप्रोच है। एक बच्चे को, जिसको छोटे बच्चे को शुगर हो, आपको पता है बच्चे अपनी डाइट को कभी मेंटेन नहीं कर सकते, वो कभी भी आपकी बात पूरी नहीं मान सकते।
इसमें एक पूरी रजीम शुरू होगी। उस रजीम में हर बंदे का इनपुट बड़ा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा ग्रो करे, उसकी हेल्दी ज़िंदगी गुजरे, उसकी कम्युनिकेशन डिले हो, इन सब के लिए माँ बाप पेरेंट्स को अपना दुख भूल के आगे आना पड़ेगा और उस बच्चे पे अपना कंसंट्रेट करना पड़ेगा। नंबर 2, माँ बाप के बाद जो स्कूल के टीचर्स हैं उनका बहुत रोल होगा, फैमिली वालों का बहुत रोल होगा। पाकिस्तान में किसी बच्चे को शुगर हो जाए तो उसको बना दिया जाता है कि क्या इसको हो गया, इट इज़ अ कर्स। ये बिल्कुल कर्स नहीं है, एक बीमारी है, अल्लाह ताला की तरफ से आई है और हमने अल्लाह ताला की वजह से इस बीमारी को, जिसका इलाज भी है, और उसको उससे बेहतर कर सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सो काइंडली किसी भी बच्चे को, अगर किसी को शुगर हुई है तो आप उसको सपोर्ट करें, ना कि माशरती हमारे कल्चरल लाइफ में उसको डिमोटिवेट मत करें। यार आपके बच्चे को शुगर हो गया, अब आपके बच्चे का क्या बनेगा, तो ऐसा मत करें। ये जो डिमोटिवेशन है ये बच्चों की शुगर को और उसके पेरेंट्स की जो इनपुट है उसको बेहतर नहीं होने देती। हमने करना क्या है, हमने उस पेरेंट्स को मोटिवेट करना है, बच्चे को मोटिवेट रखना है, उसे बताना है कि बेटा क्या खा सकते हो, आप खा सकते हो, आप खाओगे तो आप ग्रो करोगे, और आप दिन में 6 दफ़ा खा लो, थोड़ा थोड़ा करके खा लो, और जो आपकी हम इंसुलिन दे रहे हैं इसको उसके साथ मैनेज कर लो। आपको पता है किसी बड़े को भी आप कहें कि आपने इंसुलिन लगानी है तो पाकिस्तान में तो वो इंसुलिन लगाने से डर जाते हैं, डॉक्टर साहब मैं टीका नहीं लगाऊंगा, लोगों की एक मिथ है, ठीक है। अगर आप बच्चे को बताते हो तो माँ बाप जब बच्चे को लगाते हैं तो उनको दुख होता है कि बच्चे को सुई चुभ रही है, उसको तकलीफ हो रही है, फिर बच्चा खुद कहता है मैंने नहीं लगाना, मुझे दर्द होती है, ठीक। इसमें एक प्रिसाइज काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी होती है। आपके लेटेस्ट जो इंसुलिन आई हैं उनमें आप पेनफिल में आई हैं तो आप देखेंगे उसमें ना सुई बहुत बरीक हो गई है, इतनी बरीक हो गई है कि नज़र ही नहीं आती, आपको पेन ही नहीं होती। आप आर्म में जगह पे बदल के लगा सकते हैं। वो पेन वाला एलिमेंट तो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, लेकिन कॉस्ट का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप बच्चे को काउंसल नहीं करेंगे, पेरेंट्स को काउंसल नहीं करेंगे और वो बदपरहेजी करेगा, शुगर हाई रखेगा, तो आपकी दवाई की डोज बढ़ती जाएगी और वो डोज कॉस्ट से है, वो आपके पैसों से तले रखते हैं। क्योंकि शुगर, टाइप 1 डायबिटीज़ ज़िंदगी में क्या कभी ख़त्म होगी? नो, नेवर, कभी ख़त्म नहीं होगी। क्या हम इसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं? यस, बिल्कुल गुजार सकते हैं। क्या हमारी कम्प्लिकेशन डॉक्टर साहब डिले हो सकती हैं? बिल्कुल डिले हो सकती हैं। क्या कल हम शादी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कल आप वालिद या वालदा बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई मसला नहीं है। सिर्फ अगर आप अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज करेंगे तो आपके बच्चे और आप बेहतर रहेंगे। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये है कि एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना, एक अच्छी टीम के साथ मोटिवेशन में रहना, स्कूल का बड़ा रोल होगा और सबसे ज़्यादा आपके फैमिली फ्रेंड्स का बड़ा रोल होगा। इन सब के साथ मिला के बच्चे की डाइट को, जिस तरह बच्चे सलाद शौक से खाते हैं तो सलाद ज़्यादा दिया जाए, उनको सलाद को प्रमोट किया जाए। बच्चों को कहें यार आप खेलें, रनिंग को प्रमोट किया जाए, एक्सरसाइज को प्रमोट किया जाए। इस तरह उनकी शुगर इंसुलिन के साथ अदर मीन से बेहतर रहेगी। और जो डाइट है उसको डाइट को मॉडरेट कर दिया जाए, जो कि डाइटिशियन से कंसल्ट करके। ये टॉपिक बहुत बड़ा है। हम चाहेंगे कि आपको शुरू में कुछ पता हो कि यार टाइप 1 डायबिटीज़ है क्या, किस तरह चलेगी और आप बच्चे को किस तरह लेके चलेंगे। अच्छा डॉक्टर, अच्छी मोटिवेशन, अच्छी लाइफस्टाइल और अल्लाह ताला पे भरोसा, ये सब चीज़ें मिलके इंशाल्लाह आपके बच्चे को आगे लेके जाएंगी। और ये बच्चे आपके नहीं हैं, ये पाकिस्तान के हैं और इससे पाकिस्तान का माशरा आगे जाएगा। इतने ज़्यादा डॉक्टर्स को हमने प्रोफेशनल्स को देखा जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है और वो अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपने अपने बच्चों का खुद डॉक्टर बनना है और मरीज़ ने भी अपना डॉक्टर खुद बनना है और चीज़ों को लर्न करना है। थैंक यू वेरी मच। वो है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ का दूसरा नाम है जो कि वो पेशेंट जो कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है, जिनको इंसुलिन नहीं चाहिए होती। अमूमन ये वो पेशेंट होते हैं जिनकी इंसुलिन का जो पूल होता है ऑलमोस्ट 50% डैमेज होता है, लेकिन 50% इनकी बॉडी में पूल पड़ा होता है। किसी भी डॉक्टर का काम और किसी भी मरीज़ का काम ये होता है कि इस पूल को, रिज़र्व को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए ताकि आपको लॉन्ग टर्म एक हेल्दी लाइफस्टाइल मिल सके और एक हेल्दी लाइफ मिल सके। टाइप 2 डायबिटीज़ की सिम्टम्स क्या होंगी? किसी भी शुगर के पेशेंट की सिम्टम्स टिपिकल, उसको भूख का ज़्यादा लगना, पेशाब का ज़्यादा आना, रात को उठ के बार बार पेशाब करना और इसके साथ वेट का कम होना। अगर टाइप 2 डायबिटीज़ में भी वेट यकदम काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए तो आपके लिए ऑप्शंस डिफरेंट हो जाएंगे, आपको यूज़ करना पड़ेगा ये वाकई टाइप 2 डायबिटीज़ है या इसके अलावा कुछ हो रहा है।
लाडा तो नहीं है, लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज ऑफ यंग, या मॉडी तो नहीं है। सो उसमें आपको देखना पड़ेगा। सो आज का टॉपिक मेनली टाइप 2 के ही गिर्द रखेंगे, क्योंकि हमारे मेजॉरिटी पेशेंट जो 70-80% वो टाइप 2 डायबिटिक है। सो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट के बारे में हम इनकी अगर सिम्टम्स अगर आपको पता लग जाती हैं तो आप जाके अपनी शुगर पिन प्रिक कराएं और आप देखें आपको शुगर है कि नहीं है। वैसे भी मेजॉरिटी पेशेंट 50% पेशेंट को पता ही नहीं होता उन्हें ये सिम्टम भी होती नहीं है, उन्हें कोई सिम्टम नहीं होती, वो वैसे शुगर इंसिडेंटली कराते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब हमारी तो शुगर ज़्यादा आ गई है, हमें तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। सो काइंडली आपने वैसे भी अगर आप मोटे हैं, अगर आप मतलब ओबीज हैं और आपका लाइफस्टाइल बुरा है, आप वॉक नहीं करते, आप खाना ज़्यादा खाते हैं, मीठा खाना खाते हैं, कोक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, स्ट्रेस लाइफस्टाइल में से गुजर रहे हैं, तो आपको चाहिए हर 6 महीने बाद अपनी शुगर वैसे ही चेक करा लें, ताकि आपको पता लग जाए कि आप उन पेशेंट में तो नहीं जो टाइप 2 की तरफ जा रहे हैं। अगर आपको पता लग जाएगा पहले कि यू आर प्री डायबिटिक, या आप अपना 3 महीने का टेस्ट होता है HbA1c, अगर वो कराते हैं, अगर वो आपका उसकी रेशो 5.7 से 6.5 के दरमियान आता है, देन यू आर प्री डायबिटिक, आपको डायबिटीज़ होने वाली है। सो ये वो टाइम है जिस पे आपने मेहनत करनी है और आपने कोशिश करनी है, और आपको डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जिससे आप कंसल्ट करते हैं, आपको वापस नॉर्मल पेशेंट में ला सकता है और आपकी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 5 साल के लिए हनीमून पीरियड में जा सकती है, कि जिनमें आपको डायबिटीज़ शायद ना हो। शायद इसलिए इस्तेमाल के हर बंदे के लिए हर चीज़ नहीं होती। सो हम कोशिश करते हैं अपनी प्रैक्टिस में, अगर किसी पेशेंट को कुछ ओबीज पेशेंट है उसकी खुद HbA1c करा लेते हैं, रिकमेंड कर देते हैं। स्ट्रेस लाइफ वाला पेशेंट है, फैमिली हिस्ट्री, फादर और मदर को डायबिटीज़ है, तो उसको कहते हैं आप HbA1c करा लें। और इसके बाद हम देखते हैं अगर वो प्री डायबिटिक है तो उसका वेट लूज़ करने की तरफ जाते हैं और चीज़ों को बेहतर करते हैं। सो डायग्नोसिस आपको पता है आपका HbA1c या OGTT टेस्ट से होगा, या सिंपल पिन प्रिक। अगर हाली पर शुगर 126 से ज़्यादा, खाने के 2 घंटे बाद 200 से ज़्यादा आ रही है, तो यू आर डायबिटिक, आप डायबिटिक हैं। सो आपने, अगर आपको पता लगा कि आप डायबिटिक हैं, तो आपने करना क्या है? आपने करना ये है, सबसे पहले आपने परेशान नहीं होना, रिलैक्स रहना है। स्ट्रेस आपकी शुगर को बढ़ाएगी, बेहतर नहीं करेगी। नंबर 2 पे आपने क्या करना है? अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है। आपने अपनी कुर्सी से उठना है और अपने वॉक को अपनी ज़िंदगी का एक हादसा बनाना है, मुस्तकिल मिजाजी। ये नहीं आप अगले दिन उठे और आपने 2 घंटे वॉक किया उसके बाद सो गए, नो। हर रोज़ 30 मिनट वॉक करेंगे और फिर आगे आप करेंगे वॉक। ये आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, जिससे आप खाना खाना नहीं भूलते, आप सांस लेना नहीं भूलते, वॉक करना नहीं भूलेंगे। उसके बाद परहेज़, आप आलू, चावल, मिठाई, बोतल, चीनी, गुड़, शक्कर। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हम चीनी नहीं खा रहे, बस शक्कर खा लेते हैं, गुड़ खा लेते हैं, इससे तो नहीं शुगर बढ़ती ना। ये सेम चीज़ है, इससे भी आपकी वही शुगर बढ़ती है जो चीनी बढ़ाती है। फिर हमारी बहनें जब उन्हें कहते हैं आप चावल ना खाएं, तो वो परेशान हो जाती हैं कि डॉक्टर साहब ने तो हम पे बम फोड़ दिया कि चावल खाना मना कर दिया। स्टार्टिंग में आप जितनी अच्छी परहेज़ करेंगी, डॉक्टर के लिए उतनी आसानी है, आपके लिए भी उतनी आसानी है। आपको दवाइयाँ कम खानी पड़ेंगी, आपकी शुगर जल्दी कंट्रोल हो जाएगी, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकती हैं, आपके पैसे कम लगेंगे। क्योंकि अब जो अगर आपको शुगर हो गई है तो आपको यकदम आपको जो जिस तरह लोग कहते हैं कि आपको शुगर ख़त्म कर देंगे, इस तरह ख़त्म शुगर नहीं हो सकती। अगर ऐसे ही होता तो डॉक्टर्स के पेरेंट्स कभी दवाइयाँ ना इस्तेमाल कर रहे हो। सो अगर आपको पता लगे, आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई करेंगे, आप अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन करेंगे। फलों में आप सेब अमरूद खा सकते हैं, आड़ू नाशपाती खा सकते हैं, उसके अलावा मीठे फल नहीं खा सकते। अगर खाना भी तो अगर आपकी शुगर कंट्रोल है तो फिर अगर आप खाते हैं तो फिर आपने उस तरह वॉक भी करनी है। वो उन पेशेंट्स के लिए जो वाकई बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को मेंटेन करते हैं। उसके बाद ड्रग आती है। ड्रग रजीम में मुख्तलिफ ड्रग्स हैं जो आप यूज़ करते हैं, और ये हर चीज़ डिपेंड करती है पेशेंट की इकॉनमी पे। अगर हमारा पेशेंट बहुत अमीर आदमी है जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं, तो लेटेस्ट ड्रग्स पे जाएंगे हम। अगर एक पेशेंट है जो कि रेडी लगाता है और उसकी दिहाड़ी 300 की है, तो उसके लिए ऑप्शन डिफरेंट हो जाएगा। सो आपकी डायबिटीज़ में हर मरीज़ के लिए डिफरेंट ऑप्शन मौजूद है, ऐसा नहीं कि ऑप्शन मौजूद नहीं है। एट दिन डॉक्टर का रोल क्या है और आपका काम क्या है? हम कोशिश करते हैं आपकी शुगर कंट्रोल रहे, ताकि जो आपकी कॉम्प्लिकेशन आनी है, आपकी आंखों का खाया जाना, आपके गुर्दों का खाया जाना, आपके जो हार्ट अटैक के चांसेस हैं, जो फालिज होने के चांसेस हैं, उसको कम से कम रखा जाए और प्रोलॉन्ग किया जाए। जो आपको 10 साल में कॉम्प्लिकेशन आनी है वो उसको 20 साल में लेके जाया जाए, ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरे, आपके बच्चों की जो है सारी परवरिश ठीक हो सके, ताकि आप उन पर अच्छा फोकस कर सकें। हेल्दी लाइफस्टाइल आपका होगा तो अच्छा काम कर सकेंगे। अगर एक हमारी घर की हमारी बहन है, अगर उसको शुगर है, उसकी शुगर कंट्रोल नहीं आती, उसके लिए प्रॉब्लम है, तो घर का निज़ाम आपका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। सो अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आपका घर का निज़ाम बहुत अच्छा चलेगा। सो टाइप 2 डायबिटीज़ तो ऑलमोस्ट हर जगह, आप पाकिस्तान में आप देखेंगे हर घर में किसी ना किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ है, और पाकिस्तान इस पर 3रे नंबर पर आ गया। और वो भी आप सबकी और हम सबकी काबिश है, क्योंकि हम कोक पीना नहीं छोड़ते, हम पेप्सी पीना नहीं छोड़ते, हम मिठाई खानी नहीं छोड़ते। सो
मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड करें। अब तो सबसे बड़ा इल्म यही है कि हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वालिदैन उनको गिलासों में डाल के कोक पिलाते हैं। अब वो जितना कोक पिएंगे उनके रिजर्व आप यूज़ कर रहे हैं। सो आने वाले वक्तों में हमें लगता है कि हमारे बच्चों को टाइप 2 डायबिटीज़ के चांस जल्दी हैं, और वो भी हमारी वजह से। सो इस पे ज़रूर फोकस करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बर्डन है हमारी सोसाइटी पे। सो आप सबने कोशिश करनी है अपने बच्चों को बिल्कुल किसी मीठे के ये बोतलों के करीब हरगिज़ नहीं जाने देना, ठीक है। और अगर वो कोई स्वीट लेना चाहते ले सकते हैं, चॉकलेट लेना चाहे ले जाएं, लेकिन उसके बाद उनकी हेल्दी एक्टिविटी ये ना शायद इन कमरों में बैठ के गेमें खेलें, वो खेलें, जाएँ पार्क्स में जाएँ, उन्हें के रनिंग करें, ताकि बच्चे भी हमारे हेल्दी एक्टिविटी में जाएँ। सो आप सबने कोशिश करनी है कि आपकी शुगर कम से कम दवाई से ठीक हो, आप अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, उनकी बात मानें, और उनके साथ आप अपना जो फॉलो अप है कॉन्टिन्यूसली करें। बात को हमारे पेशेंट होते हैं दिखाया, शुगर ठीक हुई, उस साल 2 साल दिखाती नहीं है और खुद ही दवाइयों को ऊपर नीचे करते रहते हैं। ऐसे हरगिज़ मत करें, आप अपने नुकसान करेंगे। हमने काफ़ी पेशेंट देखे जिनके किडनी फेलियर में जा रहे होते हैं और अभी तक ग्लूकोफेज ले रहे होते हैं, और कहते हैं डॉक्टर साहब तो मेरी क्रिएटिनिन 2.5 पे चली गई, लेकिन मैं ग्लूकोफेज 1000 मिलीग्राम सुबह शाम खा रहा हूँ। ज़्यादती ना करें अपने साथ, आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है, क्योंकि आप जितने सेहतमंद होंगे पाकिस्तान उतना ही ज़्यादा आगे तरक्की करने की कोशिश कर सकता है। आप सबका बहुत शुक्रिया। जो हमारी मुलाकात का मकसद है हसाम हेल्थ सिस्टम के प्लेटफॉर्म से, वो बच्चों का छोटा कद होना है। और ये आजकल इतना बड़ा इशू है कि ये पेरेंट्स को मैं मुखातिब कर रहा हूँ कि जिनके बच्चों का कद छोटा होता है और उन्हें लगता भी है, और कई दफ़ा वो लेट हो जाते हैं। और हमारे जो जनरल प्रैक्टिशनर, हमारे जो दोस्त भाई हैं, उनके पास वो जाते हैं तो कहते हैं नहीं विटामिन डी दें, मल्टीविटामिन दें, आपका बच्चा इंशाल्लाह ग्रो कर जाएगा, कोई मसला नहीं है। सो मैं उन पेरेंट्स से आज मुखातिब हूँ, मैं चाहूँगा कि काइंडली 3 से 4 मिनट अपनी ज़िंदगी के निकालें और इस वीडियो को ज़रूर सुनें। इस सुनने के बाद आपको इस चीज़ का ज़रूर इदराक हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि आपने किस डॉक्टर को दिखाना है, और आपने किस डॉक्टर को दिखाने के बाद आपने इस बच्चे के लिए क्या करना है। मेरा नाम डॉक्टर सैयद महमूदुल हसन है और मैं इस वक्त कंसल्टेंट फिजिशियन और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट सर्विस अस्पताल में काम कर रहा हूँ, और मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कम से कम 12 से 13 साल का है। सो आज जो हम आपको टॉपिक शेयर कर रहे हैं वो है शॉर्ट स्ट्रक्चर, बच्चों का कद छोटा होना। आपको कब सोचना चाहिए कि आपके बच्चे का कद छोटा है? आपको तब सोचना चाहिए जब आप देखें कि वो अपनी उम्र में, अपने क्लास में और अपने हम उम्र बच्चों में उसकी हाइट आपको दूसरों से छोटी लग रही हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो काइंडली फ़ौरन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाएं और जाकर उन्हें देखें कि हमारा बच्चा छोटा लग रहा है। और इसके लिए हम अमूमन शुरू करते हैं 4 से 5 साल के बाद। इसमें 2 डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं। लड़कों के लिए प्लान डिफरेंट है, लड़कियों के लिए प्लान डिफरेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी बच्चियाँ हैं, हमारी बेटियाँ हैं, इनकी हाइट के बारे में हम ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं। क्यों? इसलिए कि आजकल हमारी बेटियों को जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो जल्दी आ जाता है। सो जब किसी भी लड़की को मेंसेस स्टार्ट होते हैं तो उसके बाद उसकी हाइट ग्रोथ स्लो हो जाती है और मैक्सिमम 2 साल तक वो बढ़ सकती है, उसके बाद नहीं बढ़ेगी। सो अगर किसी भी बच्ची को, जिस तरह आजकल की एज में 8 साल के बाद उनको डेट आ जाती है, 9 साल पे डेट आ जाती है, तो काइंडली आप देख लीजिए कि उनके पास सिर्फ 2 साल हैं। 11 साल के बाद उनकी ग्रोथ नहीं होगी, और अगर उसमें वो छोटी है तो वो ग्रो नहीं कर पाएगी। सो बच्चियों के बारे में ज़्यादा विजिलेंट रहें और ज़्यादा जल्दी से उनको चेक कराएं अगर आपको लगता है। कॉमनली हम करते हैं कि हम बच्चों, किसी भी बच्चा जो हमारे पास आता है, हम उसकी हाइट मेजर करते हैं और उसको एक ग्राफ पे डालते हैं कि उस ग्राफ में क्या वो अपनी एज के बच्चों में कहाँ पे खड़ा है। अगर वो अपनी एज के बच्चों में 100 बच्चों में वो 95 बच्चों से भी नीचे है, मीन जो उसके साथ बच्चे उसकी एज फेलोज में आते हैं उनमें से उसका नंबर 96, 97, 98 आता है, 3rd सेंटाइल या 5th सेंटाइल, तो इसका मतलब ये तो अपनी एज से कम, अपने एज के बच्चों से नीचे है, ये शॉर्ट स्ट्रक्चर में आता है। और फिर हम उस बच्चे को उसके वालिदैन की, अम्मी और अब्बू की हाइट में ये करके उस ग्राफ में डालते हैं। अगर उस ग्राफ में ठीक आ जाए, कई दफ़ा कुछ वालिदैन की हाइट कम होती है, अगर जिनकी वालिदैन की हाइट कम होगी तो उनका बच्चा उन्हीं पर जाना है, पेरेंट्स के जीन ही बच्चों में आते हैं। सो उसकी भी हाइट उससे कम होगी, तो फिर अगर वो उस ग्राफ में अपने माँ बाप के मुताबिक मीन पेरेंटल हाइट को मैच कर रहा होता है तो कई दफ़ा हम कहते हैं कि ये शॉर्ट स्ट्रक्चर नहीं है। फिर हम उससे हिस्ट्री लेते हैं कि आपका बच्चा पैदा कब हुआ। कई लोगों को डेट ऑफ बर्थ एक्चुअली याद नहीं होती, तो एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ बड़ी ज़रूरी है। फिर बच्चा आपका पूरे 9 महीने का था, नहीं 9 महीने का था, जल्दी पैदा हो गया था और लो बर्थ वेट तो नहीं था। जिनके बच्चे छोटे होते हैं, मीन 1.5 किलो का बच्चा था जब पैदा हुआ, 1.25 किलो का, तो ऐसे बच्चे ग्रो कम करते हैं। फिर उसके बाद अगर वो पैदा हुए, उसके बीमार काफ़ी रहे, आईसीयू में एडमिट रहे, तो उन बच्चों में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई है तो उनकी भी ग्रोथ रेट की वेलोसिटी कम हो सकती है। फिर आजकल के ज़माने में हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाने में बिलीव नहीं करते।
चिप्स पे खाने पे बिलीव करते हैं और ये चॉकलेट्स खाने पे बिलीव करते हैं और हेल्दी डाइट्स खाने पे बिलीव नहीं करते और कहते हैं मुझे भूख नहीं लगती। सो बहुत बड़ा फैक्टर, 90% बच्चे जो ग्रो नहीं करते उन्हें बीमारी नहीं होती, उन्हें खाने का इश्यू होता है। ना उन्हें भूख लगती है ना वो खाना खाते हैं। तो इसलिए हम कई दफ़ा कोई पेरेंट्स हमारे पास लेकर आते हैं, हम कहते हैं यार क्या खाना चाहते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब ये कहता है मैं बर्गर खाऊंगा, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, और हम इसे ज़बरदस्ती करते हैं और कहते हैं नहीं तू रोटी खाएगा। तो मेरी इस लिहाज से आपसे ये ज़रूर होगी कि शायद जनरेशन चेंज होगी। अगर वो बर्गर खाना चाहते हैं तो आप घर में बर्गर बना के दें, उसमें भी एनर्जी होगी। खाए तो सही, कुछ खाएगा तो उसको एनर्जी मिलती जाएगी तो वो ग्रो कर जाएगा। लड़कों की ग्रोथ के लिए हमारे पास टाइम होता है। कई दफ़ा कुछ लोगों के बाप, जिस तरह हमारे पुराने ज़माने में होता था, लोग ना 9वीं 10वीं में आके दम कद निकालते थे 15-16 साल की उम्र में। तो ये फेमिलियल होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिले कहते हैं अपनी टर्म में। तो कई बच्चों का कद अपने बाप पे जाएगा और वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिले पे लेट एकदम ग्रो करेंगे। सो उसके लिए हम लड़कों के लिए कई दफ़ा मेजॉरिटी टाइम वेट कर लेते हैं। लड़कियों के लिए हम ज़्यादातर वेट नहीं करते, हम इन्वेस्टिगेट कराते हैं। और कॉमनली जिनको गंदम से एलर्जी होती है इस तरह पता लगता है। कई बच्चे जो हमारे पास आते हैं, हम जब देखते हैं कि उनका कद छोटा है बच्चियों का, जब हम उनका वर्कअप करते हैं तो हमें पता लगता है इन्हें तो गंदम से एलर्जी थी। और जब उन्हें गंदम से एलर्जी निकलती है और जब उनकी डाइट मॉडिफाई करते हैं और गंदम को दूर करते हैं उनसे और ऐसे आटे पे डालते हैं जिसमें उनको ग्लूटेन फ्री डाइट मिले, तो वो ग्रो कर जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद थायराइड का इशू, कई बच्चों को हाइपोथायराइड या हाइपर थायराइड होता है लेकिन उन्हें डायग्नोज नहीं होते, उसमें प्रॉब्लम आती है। फिर उसके बाद अगर कुछ बच्चों में अगर आप देखें तो ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि अंदर ग्रोथ हार्मोन जिससे हम ग्रो करते हैं उसकी कमी होती है, उसको पिक करना होता है। उसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो उनकी हाइट होती है, उनकी बोन हाइट, बोन एज और उनकी जो मेन एज में काफ़ी डिफरेंस होता है। मतलब हड्डी की उम्र 5 साल होती है, असल में जो बच्चे की उम्र होती है वो 9 साल होती है, हड्डियाँ पीछे जा रही होती हैं, इससे डायग्नोज हो जाता है। सो अगर आपको लगे कि आपका बच्चा छोटा है, काइंडली एक कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को दिखाएं ताकि वो वाकई बताए कि आपका बच्चा वाकई छोटा है कि नहीं छोटा। आप वहम तो नहीं कर रहे, अगर आपका बच्चा छोटा नहीं तो डोंट वरी, वो ग्रो कर रहा है, उनको फॉलोअप पे रखें, ही और शी विल ग्रो इंशाल्लाह। और अगर वाकई वो छोटा है देन देयर इज़ वर्कअप, उसका वर्कअप करें, उसका ट्रीटमेंट करवाएं ताकि वो अपनी एज फैलो से मैच करें, ताकि कल वो अपने आप को दूसरों से नीचा ना समझें। क्योंकि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस का होना बड़ा ज़रूरी है, और कद उसका अगर छोटा रह जाएगा या तो उसका कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं आजकल के बच्चे। तो काइंडली आज की छोटी सी वीडियो से मैं आपको बताना चाहूँगा कि काइंडली ये जनरल फिजिशियन या जो जनरल डॉक्टर है वो इसको नहीं डील कर सकता, उनको इसके बारे में पता ही नहीं है। सो काइंडली एक अच्छे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को दिखा के इस पे अपने बच्चों पे हाइट पे, अब पाकिस्तान के बच्चों की हाइट कम रहती है, हम फोकस नहीं करते। आप देखें हॉलैंड के बच्चों की हाइट कम से कम मीन एज 6 फुट पे है और हम छोटे होते जा रहे हैं पाकिस्तान में। इसकी सबसे बड़ी वजह कि हम तब डॉक्टर के पास जाते हैं जब काम खत्म हो चुका होता है। अगर एक बच्चा 16-17 साल की उम्र में आएगा, डॉक्टर क्या कर लेगा उसके लिए। एक लड़के जिसकी डेट आ गई है, उसको 2 साल से ज़्यादा गुजर गए हैं, अब उसकी हाइट बढ़ने के लिए उसकी डेट रोकनी पड़ेगी, किस तरह डॉक्टर करेगा। सो काइंडली टाइम पे ही सब कुछ करें, और टाइम 5 से 6 साल हैं आपके लिए जिसके आप डॉक्टर को विजिट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इफ्तार डोर में काम कर रहा हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप 1 डायबिटीज़। इसका दूसरा नाम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है। हमारे माशरे में बहुत बड़ी मेजॉरिटी हमारे बच्चों की और या हमारे न्यू ऑनसेट एडल्ट जो हैं उनकी टाइप 1 डायबिटीज़ की है। सो आज का टॉपिक होगा कि हम इसको बड़ा प्रिसाइजली आपको बताएं कि टाइप 1 डायबिटीज़ होती क्या है, इसको इन्वेस्टिगेट किस तरह करते हैं और इसका इलाज क्या है और लेटेस्ट इसमें क्या आ गया दुनिया में। सो टाइप 1 डायबिटीज़ अमूमन पता किस तरह लगती है, सिम्टम्स क्या आती हैं। जो बच्चा होता है वो एकदम सिम्टम देता है, उसको पेशाब बहुत आना शुरू हो गया, उसको भूख बहुत ज़्यादा लगनी शुरू हो गया, या उसका वज़न कम होना शुरू हो गया। सो अगर आपके बच्चे में आपको लगता है उसको प्यास बहुत लग रही है, भूख बहुत लग रही है, वज़न कम हो रहा है, तो विजिलेंट हो जाए कि उनमें से कुछ सिम्टम की फ़ौरन उसकी शुगर जाके चेक कराएं कि उसको शुगर तो नहीं हो रही। बाद इन बच्चों में इनकी जो सांस की स्मेल होती है वो काफ़ी मीठी सी होती है, डिफरेंट होती है, कई दफ़ा लोग इसको भी पिक कर लेते हैं। सो किसी भी पेशेंट में इस तरह की अलामत आ रही हों तो आप विजिलेंट होना चाहिए। सेकेंडली, अगर आपकी फैमिली में पहले किसी को शुगर है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो आपको मज़ीद विजिलेंट होना चाहिए कि आपके बच्चों में ये होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। सो अगर आपके बच्चे को अल्लाह ना करे सिम्टम आती हैं और जाके आप उनका ब्लड टेस्ट कराते हैं, सिंपल ब्लड टेस्ट जो कि शुगर लेवल का था और उसमें शुगर आ जाती है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें आगे आपकी अप्रोच क्या होगी। अमूमन आप सबसे पहले किसी अच्छे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को दिखाएंगे ताकि वो आपके बच्चे को अच्छे तरीके से इसकी तशख़ीस कर सके कि स्टेज कौन सी है टाइप 1 डायबिटीज़ की। और नंबर 2 पे
अब उस पेशेंट को क्या प्रोवाइड किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी बच्चे को जिसको शुगर हो डेवलप, उसका इलाज करना इतना आसान काम नहीं है, एक टीम वर्क का काम होगा। उस टीम में वो बच्चा भी इन्वॉल्व है, उसके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, उसके स्कूल वाले भी इन्वॉल्व हैं, डॉक्टर भी इन्वॉल्व है और इवन डाइटिशियन भी इन्वॉल्व है। सो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़। 3 स्टेजेस क्या होती हैं टाइप 1 डायबिटीज़ की? नंबर 1 स्टेज वो होती है जिन पेशेंट के शुगर लेवल नॉर्मल होते हैं, उनको कोई सिम्टम नहीं होती, लेकिन उनकी बॉडीज़ में जब आप ब्लड टेस्ट करते हैं तो 2 एंटीबॉडीज़ या 2 से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव होती हैं। दैट इज़ कॉल्ड स्टेज 1 डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़। स्टेज 2 वो होते हैं जिनकी एंटीबॉडीज़ और 2 या 2 से ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं बॉडी में, लेकिन अब उनकी शुगर भी अब नॉर्मल आ रही है, लेकिन उनको सिम्टम नहीं है। शुगर ज़्यादा आ रही है लेकिन पेशेंट को सिम्टम नहीं है, कोई उसे भूख नहीं ज़्यादा लग रही, कोई पेशाब ज़्यादा नहीं आ रहा, कोई थकावट नहीं है, कोई वजन कम नहीं हो रहा। दैट इज़ कॉल्ड स्टेज 2 डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़। अब इसके बाद स्टेज 3 आती है, इसमें तीनों चीज़ें आती हैं। पेशेंट को ऑटो एंटीबॉडीज़ भी पॉजिटिव आएंगी, पेशेंट को सिम्टम भी होंगी और पेशेंट की ब्लड शुगर लेवल भी ज़्यादा आएंगे। सो आपको ये 3 स्टेजेस पता होने चाहिए। ये क्यों पता होना चाहिए कि आज इस एरा में रिसेंटली आपको पता होगा कि ड्रग जो कि आपने फेसबुक पे देखा होगा, हर जगह पे बड़ी लोगों ने यूज़ की जी, टेपलूजी में अब एक ड्रग आ गई जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ को ख़त्म कर देगी 3 साल के लिए। तो ऐसा नहीं है, वो 3 साल के लिए डायबिटीज़ को ख़त्म नहीं करती। वो क्या करती है, ट्रायल में ये प्रूव हुआ है कि जो स्टेज 2 डायबिटिक बच्चा होगा जिसकी एंटीबॉडीज पॉजिटिव होंगी और उसकी शुगर ज़्यादा होगी लेकिन उसको सिम्टम नहीं होगी, उसको उस बच्चे में उस स्टेज में लेके जाने के लिए जब उसकी सिम्टम्स भी उसको डेवलप हों तो उसकी सिम्टम्स को 3 साल के लिए डिले कर देगी। और ये जो ड्रग अप्रूव हुई है 8 साल और 8 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए अप्रूव हुई है, ये उससे कम उम्र बच्चों के लिए अप्रूव नहीं हुई। तो ये जो मिथ है काइंडली इसको एक तो करेक्ट कर लें। सो जो भी बच्चा हमारे पास इस तरह आता है, हम सबसे पहले उसकी शुगर लेवल चेक करते हैं, उसके लिए शुगर लेवल ज़्यादा है तो उसको सी पेप्टाइड प्रो इंसुलिन लेवल कराते हैं और एंटीबॉडीज़ लेवल्स कराते हैं और उससे हम डायग्नोज कर लेते हैं कि ये बच्चा टाइप 1 डायबिटीज़ का है कि नहीं है। क्योंकि अगर बच्चा ज़रा अच्छी एज में आता है, जिस तरह यंग एडल्ट में आता है 24-25 में, तो ये लाजमी नहीं कि टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चे ही ऐसे आते हों। कई दफ़ा इस तरह के सिम्टम्स के साथ आपके लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ ऑफ एडल्ट्स के बच्चे भी आ जाते हैं, ठीक है, जो कि एक वेरिएंट है। वो भी शुरू में टाइप 2 डायबिटीज़ की होती है लेकिन वक्त के साथ जल्दी ही कंज्यूम करके टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाती है। सो हमने डायग्नोज करना है कि पेशेंट वाकई टाइप 1 का है। अगर टाइप 1 का है तो आगे हमारी अप्रोच क्या है? आगे हमारी अप्रोच बड़ी सिस्टमेटिक अप्रोच है। एक बच्चे को, जिसको छोटे बच्चे को शुगर हो, आपको पता है बच्चे अपनी डाइट को कभी मेंटेन नहीं कर सकते, वो कभी भी आपकी बात पूरी नहीं मान सकते। सो इसमें एक पूरी रिजीम शुरू होगी। उस रिजीम में हर बंदे का इनपुट बड़ा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा ग्रो करे, उसकी हेल्दी ज़िंदगी गुजरे, उसकी कॉम्प्लिकेशन डिले हो, इन सब के लिए माँ बाप, पेरेंट्स को अपना दुख भूल के आगे आना पड़ेगा और उस बच्चे पे अपना कंसंट्रेट करना पड़ेगा। नंबर 2, माँ बाप के बाद जो स्कूल के टीचर्स हैं उनका बहुत रोल होगा, फैमिली वालों का बहुत रोल होगा। पाकिस्तान में किसी बच्चे को शुगर हो जाए तो उसको बना दिया जाता है कि क्या इसको हो गया, इट इज़ अ कर्स। ये बिल्कुल कर्स नहीं है, एक बीमारी है, अल्लाह ताला की तरफ से आई है और हमने अल्लाह ताला की वजह से इस बीमारी को, जिसका इलाज भी है और उसको उससे बेहतर कर सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सो काइंडली किसी भी बच्चे को, अगर किसी को शुगर हुई है तो आप उसको सपोर्ट करें, ना कि माशरती हमारे कल्चरल लाइफ में उसको डिमोटिवेट मत करें, यार आपके बच्चे को शुगर हो गया अब आपके बच्चे का क्या बनेगा, तो ऐसा मत करें। ये जो डिमोटिवेशन है ये बच्चों की शुगर को और उसके पेरेंट्स की जो इनपुट है उसको बेहतर नहीं होने देती। सो हमने करना क्या है, हमने पेरेंट्स को मोटिवेट करना है, बच्चे को मोटिवेट रखना है, उससे बताना है कि बेटा क्या खा सकते हो, आप खा सकते हो, आप खाओगे तो आप ग्रो करोगे और आप दिन में 6 दफ़ा खा लो, थोड़ा थोड़ा करके खा लो, और जो आपकी हम इंसुलिन दे रहे हैं इसको उसके साथ मैनेज कर लो। आपको पता है किसी बड़े को भी आप कहें कि आपने इंसुलिन लगानी, तो पाकिस्तान में तो वो इंसुलिन लगाने से डर जाते हैं, डॉक्टर साहब मैं टीका नहीं लगाऊंगा, लोगों की एक मिथ है, ठीक है। सो अगर आप बच्चे को बताते हो तो माँ बाप जब बच्चे को लगाते हैं तो उनको दुख होता है कि बच्चे को सुई चुभ रही है, उसको तकलीफ हो रही है, फिर बच्चा खुद कहता है मैंने नहीं लगाना, मुझे दर्द होती है, ठीक। इसमें एक प्रिसाइज काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी होती है। आपके लेटेस्ट जो इंसुलिन आई हैं उनमें आप पेनफिल में आई हैं तो आप देखेंगे उसमें ना सुई बहुत बरीक हो गई है, इतनी बरीक हो गई है कि नज़र ही नहीं आती, आपको पेन ही नहीं होती। सो आप आम में जगह पे बदल के लगा सकते हैं। सो वो पेन वाला एलिमेंट तो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, लेकिन कॉस्ट का एलिमेंट बहुत ज़्यादा। अगर आप बच्चे को काउंसल नहीं करेंगे, पेरेंट्स को काउंसल नहीं करेंगे और वो बाद परहेज़ी करेगा, शुगर हाई रखेगा, तो आपकी दवाई की डोज बढ़ती जाएगी और वो डोज कॉस्ट से है, वो आपके पैसों से तले रहते हैं। क्योंकि शुगर टाइप 1 डायबिटीज़ ज़िंदगी में क्या कभी ख़त्म होगी? नो, नेवर, कभी ख़त्म नहीं होगी। क्या हम इसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं? यस, बिल्कुल गुजार सकते हैं।
क्या हमारी कम्प्लिकेशन डॉक्टर साहब डिले हो सकती हैं? बिल्कुल डिले हो सकती हैं। क्या कल हम शादी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कल आप वालिद या वालदा बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई मसला नहीं है। सिर्फ अगर आप अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज करेंगे तो आपके बच्चे और आप बेहतर रहेंगे। सो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये है कि एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना, एक अच्छी टीम के साथ मोटिवेशन में रहना, स्कूल का बड़ा रोल होगा और सबसे ज़्यादा आपके फैमिली फ्रेंड्स का बड़ा रोल होगा। सो इन सब के साथ मिला के बच्चे की डाइट को, जिस तरह बच्चे सलाद शौक से खाते हैं तो सलाद ज़्यादा दिया जाए, उनको सलाद को प्रमोट किया जाए। बच्चों को कहें यार आप खेलें, रनिंग को प्रमोट किया जाए, एक्सरसाइज को प्रमोट किया जाए। इससे उनकी शुगर इंसुलिन के साथ अदर मीन से बेहतर रहेगी। और जो डाइट है उसको डाइट को मॉडरेट कर दिया जाए, जो कि डाइटिशियन से कंसल्ट करके। सो ये टॉपिक बहुत बड़ा है। सो हम चाहेंगे कि आपको शुरू में कुछ पता हो कि यार टाइप 1 डायबिटीज़ है क्या, किस तरह चलेगी और आप बच्चे को किस तरह लेके चलेंगे। अच्छा डॉक्टर, अच्छी मोटिवेशन, अच्छी लाइफस्टाइल और अल्लाह ताला पे भरोसा, ये सब चीज़ें मिलके इंशाल्लाह आपके बच्चे को आगे लेके जाएंगी। और ये बच्चे आपके नहीं हैं, ये पाकिस्तान के हैं और इससे पाकिस्तान का माशरा आगे जाएगा। इतने ज़्यादा डॉक्टर्स को हमने प्रोफेशनल्स को देखा जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है और वो अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। सो आपने अपने बच्चों का खुद डॉक्टर बनना है और मरीज़ ने भी अपना डॉक्टर खुद बनना है और चीज़ों को लर्न करना है। थैंक यू वेरी मच। में आता है 24-25 में, तो ये लाजमी नहीं कि टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चे ही ऐसे आते हों। कई दफ़ा इस तरह के सिम्टम्स के साथ आपके लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ और ड्रग्स के बच्चे भी आ जाते हैं, ठीक है, जो कि एक वेरिएंट है। वो भी शुरू में टाइप 2 डायबिटीज़ की होती है, लेकिन वक्त के साथ जल्दी ही कंज्यूम करके टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाती है। सो हमने डायग्नोज करना है कि पेशेंट वाकई टाइप 1 का है। अगर टाइप 1 का है तो आगे हमारी अप्रोच क्या है। आगे हमारी अप्रोच बड़ी सिस्टमेटिक अप्रोच है। एक बच्चे को, जिसको छोटे बच्चे को शुगर हो, आपको पता है बच्चे अपनी डाइट को कभी मेंटेन नहीं कर सकते, वो कभी भी आपकी बात पूरी नहीं मान सकते। सो इसमें एक पूरी रजीम शुरू होगी। उस रजीम में हर बंदे का इनपुट बड़ा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा ग्रो करे, उसकी हेल्दी ज़िंदगी गुजरे, उसकी कम्प्लिकेशन डिले हों, इन सब के लिए माँ बाप, पेरेंट्स को अपना दुख भूल के आगे आना पड़ेगा और उस बच्चे पे अपना कंसंट्रेट करना पड़ेगा। नंबर 2, माँ बाप के बाद जो स्कूल के टीचर्स हैं उनका बहुत रोल होगा, फैमिली वालों का बहुत रोल होगा। पाकिस्तान में किसी बच्चे को शुगर हो जाए तो उसको बना दिया जाता है कि क्या इसको हो गया, इट इज़ अ कर्स। ये बिल्कुल कर्स नहीं है, एक बीमारी है, अल्लाह ताला की तरफ से आई है और हमने अल्लाह ताला की वजह से इस बीमारी को, जिसका इलाज भी है और उसको उससे बेहतर कर सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सो काइंडली किसी भी बच्चे को, अगर किसी को शुगर हुई है तो आप उसको सपोर्ट करें, ना कि माशरती हमारे कल्चरल लाइफ में उसको डिमोटिवेट मत करें। यार आपके बच्चे को शुगर हो गया, अब आपके बच्चे का क्या बनेगा, तो ऐसा मत करें। ये जो डिमोटिवेशन है ये बच्चों की शुगर को और उसके पेरेंट्स की जो इनपुट है उसको बेहतर नहीं होने देती। सो हमने करना क्या है, हमने उस पेरेंट्स को मोटिवेट करना है, बच्चे को मोटिवेट रखना है, उससे बताना है कि बेटा क्या खा सकते हो, आप खा सकते हो, आप खाओगे तो आप ग्रो करोगे और आप दिन में 6 दफ़ा खा लो, थोड़ा थोड़ा करके खा लो। और जो आपकी हम इंसुलिन दे रहे हैं इसको उसके साथ मैनेज कर लो। आपको पता है किसी बड़े को भी आप कहें कि आपने इंसुलिन लगानी है तो पाकिस्तान में तो वो इंसुलिन लगाने से डर जाते हैं, डॉक्टर साहब मैं टीका नहीं लगाऊंगा। लोगों की एक मिथ है, ठीक है। सो अगर आप बच्चे को बताते हो तो माँ बाप जब बच्चे को लगाते हैं तो उनको दुख होता है कि बच्चे को सुई चुभ रही है, उसको तकलीफ हो रही है, फिर बच्चा खुद कहता है मैंने नहीं लगवाना, मुझे दर्द होती है, ठीक। इसमें एक प्रिसाइज काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी होती है। आपके लेटेस्ट जो इंसुलिन आई हैं उनमें आप पेनफिल में आई हैं तो आप देखेंगे उसमें ना सुई बहुत बरीक हो गई है, इतनी बरीक हो गई है कि नज़र ही नहीं आती, आपको पेन ही नहीं होती। सो आप आर्म में जगह पे बदल के लगा सकते हैं। सो वो पेन वाला एलिमेंट तो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, लेकिन कॉस्ट का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप बच्चे को काउंसल नहीं करेंगे, पेरेंट्स को काउंसल नहीं करेंगे और वो बाद परहेज़ी करेगा, शुगर हाई रखेगा, तो आपकी दवाई की डोज बढ़ती जाएगी और वो डोज कॉस्ट से है, वो आपके पैसों से तले रखते हैं। क्योंकि शुगर टाइप 1 डायबिटीज़ ज़िंदगी में क्या कभी ख़त्म होगी? नो, नेवर, कभी ख़त्म नहीं होगी। क्या हम इसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं? यस, बिल्कुल गुजार सकते हैं। क्या हमारी कम्प्लिकेशन डॉक्टर साहब डिले हो सकती हैं? बिल्कुल डिले हो सकती हैं। क्या कल हम शादी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कल आप वालिद या वालदा बन सकती हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई मसला नहीं है। सिर्फ अगर आप अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज करेंगे तो आपके बच्चे और आप बेहतर रहेंगे।
इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये है कि एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना, एक अच्छी टीम के साथ मोटिवेशन में रहना, स्कूल का बड़ा रोल होगा और सबसे ज़्यादा आपके फैमिली फ्रेंड्स का बड़ा रोल होगा। इन सब के साथ मिला के बच्चे की डाइट को, जिस तरह बच्चे सलाद शौक से खाते हैं तो सलाद ज़्यादा दिया जाए, उनको सलाद को प्रमोट किया जाए। बच्चों को कहें यार आप खेलें, रनिंग को प्रमोट किया जाए, एक्सरसाइज को प्रमोट किया जाए। इस तरह उनकी शुगर इंसुलिन के साथ अदर मीन से बेहतर रहेगी। और जो डाइट है उसको डाइट को मॉडरेट कर दिया जाए, जो कि डाइटिशियन से कंसल्ट करके। ये टॉपिक बहुत बड़ा है। हम चाहेंगे कि आपको शुरू में कुछ पता हो कि यार टाइप 1 डायबिटीज़ है क्या, किस तरह चलेगी और आप बच्चे को किस तरह लेके चलेंगे। अच्छा डॉक्टर, अच्छी मोटिवेशन, अच्छी लाइफस्टाइल और अल्लाह ताला पे भरोसा, ये सब चीज़ें मिलके इंशाल्लाह आपके बच्चे को आगे लेके जाएंगी। और ये बच्चे आपके नहीं हैं, ये पाकिस्तान के हैं और इससे पाकिस्तान का माशरा आगे जाएगा। इतने ज़्यादा डॉक्टर्स को हमने प्रोफेशनल्स को देखा जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है और वो अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। आपने अपने बच्चों का खुद डॉक्टर बनना है और मरीज़ ने भी अपना डॉक्टर खुद बनना है और चीज़ों को लर्न करना है। थैंक यू वेरी मच। स्टार लोर में काम कर रहा हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप 1 डायबिटीज़। इसका दूसरा नाम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है। हमारे माशरे में बहुत बड़ी मेजॉरिटी हमारे बच्चों की और या हमारे न्यू ऑनसेट एडल्ट जो हैं उनकी टाइप 1 डायबिटीज़ की है। आज का टॉपिक होगा कि हम इसको बड़ा प्रिसाइजली आपको बताएंगे टाइप 1 डायबिटीज़ होती क्या है, इसको इन्वेस्टिगेट किस तरह करते हैं और इसका इलाज क्या है और लेटेस्ट इसमें क्या आ गया दुनिया में। टाइप 1 डायबिटीज़ अमूमन पता किस तरह लगती है, सिम्टम्स क्या आती हैं। जो बच्चा होता है वो एकदम सिम्टम देता है, उसको पेशाब बहुत आना शुरू हो गया, उसको भूख बहुत ज़्यादा लगनी शुरू हो गया या उसका वज़न कम होना शुरू हो गया। अगर आपके बच्चे में आपको लगता है उसको प्यास बहुत लग रही है, भूख बहुत लग रही है, वज़न कम हो रहा है, तो विजिलेंट हो जाए कि उनमें से कुछ सिम्टम की फ़ौरन उसकी शुगर जाके चेक कराएं कि उसको शुगर तो नहीं हो रही। बाद इन बच्चों में इनकी जो सांस की स्मेल होती है वो काफ़ी मीठी सी होती है, डिफरेंट होती है, कई दफ़ा लोग इसको भी पिक कर लेते हैं। किसी भी पेशेंट में इस तरह की लामात आ रही हों तो आप विजिलेंट होना चाहिए। सेकेंडली, अगर आपकी फैमिली में पहले किसी को शुगर है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो आपको मज़ीद विजिलेंट होना चाहिए कि आपके बच्चों में ये होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आपके बच्चे को अल्लाह ना करे सिम्टम आती हैं और जाके आप उनका ब्लड टेस्ट कराते हैं, सिंपल ब्लड टेस्ट जो कि शुगर लेवल का था और उसमें शुगर आ जाती है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें आगे आपकी अप्रोच क्या होगी। अमूमन आप सबसे पहले किसी अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाएंगे ताकि वो आपके बच्चे को अच्छे तरीके से इसकी तशख़ीस कर सके कि स्टेज कौन सी है टाइप 1 डायबिटीज़ की। और नंबर 2 पे अब उस पेशेंट को क्या प्रोवाइड किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी बच्चे को जिसको शुगर हो डेवलप, उसका इलाज करना इतना आसान काम नहीं है, एक टीम वर्क का काम होगा। उस टीम में वो बच्चा भी इन्वॉल्व है, उसके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, उसके स्कूल वाले भी इन्वॉल्व हैं, डॉक्टर भी इन्वॉल्व है और इवन डाइटिशियन भी इन्वॉल्व है। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़। 3 स्टेजेस क्या होती हैं टाइप 1 डायबिटीज़ की। नंबर 1 स्टेज वो होती है जिन पेशेंट के शुगर लेवल नॉर्मल होते हैं, उनको कोई सिम्टम नहीं होती, लेकिन उनकी बॉडीज़ में जब आप ब्लड टेस्ट करते हैं तो 2 एंटीबॉडीज़ या 2 से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव होती हैं। दैट इज़ कॉल्ड स्टेज 1 डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़। स्टेज 2 वो होते हैं जिनकी एंटीबॉडीज़ 2 या 2 से ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं बॉडी में, लेकिन अब उनकी शुगर भी अब नॉर्मल आ रही है, लेकिन उनको सिम्टम नहीं है। शुगर ज़्यादा आ रही है लेकिन पेशेंट को सिम्टम नहीं है, कोई उसे भूख नहीं ज़्यादा लग रही, कोई पेशाब ज़्यादा नहीं आ रहा, कोई थकावट नहीं है, कोई वजन कम नहीं हो रहा। दैट इज़ कॉल्ड स्टेज 2 डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़। अब इसके बाद स्टेज 3 आती है, इसमें तीनों चीज़ें आती हैं। पेशेंट को ऑटो एंटीबॉडीज़ भी पॉजिटिव आएंगी, पेशेंट को सिम्टम भी होंगी और पेशेंट की ब्लड शुगर लेवल भी ज़्यादा आएंगे। आपको ये 3 स्टेजेस पता होने चाहिए। ये क्यों पता होना चाहिए कि आज इस एरा में रिसेंटली आपको पता होगा कि ड्रग जो कि आपने फेसबुक पे देखा होगा, हर जगह पे बड़ी लोगों ने यूज़ की जी, टेप्लूज़ीमैब एक ड्रग आ गई जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ को ख़त्म कर देगी 3 साल के लिए। तो ऐसा नहीं है, वो 3 साल के लिए डायबिटीज़ को ख़त्म नहीं करती। वो क्या करती है, ट्रायल में ये प्रूव हुआ है कि जो स्टेज 2 डायबिटिक बच्चा होगा जिसकी एंटीबॉडीज पॉजिटिव होंगी और उसकी शुगर ज़रा ज़्यादा होगी लेकिन उसको सिम्टम नहीं होगी, उसको उस बच्चे में उस स्टेज में लेके जाने के लिए जब उसकी सिम्टम्स भी उसको डेवलप हों तो उसकी सिम्टम्स को 3 साल के लिए डिले कर देगी। और ये जो ड्रग अप्रूव हुई है 8 साल और 8 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए अप्रूव हुई है, ये उससे कम उम्र बच्चों के लिए अप्रूव नहीं हुई। तो ये जो मिथ है काइंडली इसको एक तो करेक्ट कर लें।
तो जो भी बच्चा हमारे पास इस तरह आता है, हम सबसे पहले उसकी शुगर लेवल चेक करते हैं। उसके लिए शुगर लेवल ज़्यादा है तो उसको सी पेप्टाइड प्रो इंसुलिन लेवल कराते हैं और एंटीबॉडीज़ लेवल्स कराते हैं, और उससे हम डायग्नोज कर लेते हैं कि ये बच्चा टाइप 1 डायबिटीज़ का है कि नहीं है। क्योंकि अगर बच्चा ज़रा अच्छी एज में आता है, जिस तरह यंग एडल्ट में आता है 24-25 में, तो ये लाजमी नहीं कि टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चे ही ऐसे आते हों। कई दफ़ा इस तरह के सिम्टम्स के साथ आपके लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ ऑफ एडल्ट्स के बच्चे भी आ जाते हैं, ठीक है, जो कि एक वेरिएंट है। वो भी शुरू में टाइप 2 डायबिटीज़ की होती है, लेकिन वक्त के साथ जल्दी ही कंज्यूम करके टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाती है। सो हमने डायग्नोज करना है कि पेशेंट वाकई टाइप 1 का है। अगर टाइप 1 का है तो आगे हमारी अप्रोच क्या है? आगे हमारी अप्रोच बड़ी सिस्टमेटिक अप्रोच है। एक बच्चे को, जिसको छोटे बच्चे को शुगर हो, आपको पता है बच्चे अपनी डाइट को कभी मेंटेन नहीं कर सकते, वो कभी भी आपकी बात पूरी नहीं मान सकते। सो इसमें एक पूरी रजीम शुरू होगी। उस रजीम में हर बंदे का इनपुट बड़ा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा ग्रो करे, उसकी हेल्दी ज़िंदगी गुजरे, उसकी कॉम्प्लिकेशन डिले हों, इन सब के लिए माँ बाप, पेरेंट्स को अपना दुख भूल के आगे आना पड़ेगा और उस बच्चे पे अपना कंसंट्रेट करना पड़ेगा। नंबर 2, माँ बाप के बाद जो स्कूल के टीचर्स हैं उनका बहुत रोल होगा, फैमिली वालों का बहुत रोल होगा। पाकिस्तान में किसी बच्चे को शुगर हो जाए तो उसको बना दिया जाता है कि क्या इसको हो गया, इट इज़ अ कर्स। ये बिल्कुल कर्स नहीं है, एक बीमारी है, अल्लाह ताला की तरफ से आई है, और हमने अल्लाह ताला के वजह से इस बीमारी को, जिसका इलाज भी है, और उसको उससे बेहतर कर सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सो काइंडली किसी भी बच्चे को, अगर किसी को शुगर हुई है तो आप उसको सपोर्ट करें, ना कि माशरती हमारे कल्चरल लाइफ में उसको डिमोटिवेट मत करें। यार आपके बच्चे को शुगर हो गया, अब आपके बच्चे का क्या बनेगा, तो ऐसा मत करें। ये जो डिमोटिवेशन है, ये बच्चों की शुगर को और उसके पेरेंट्स की जो इनपुट है उसको बेहतर नहीं होने देती। सो हमने करना क्या है, हमने अब पेरेंट्स को मोटिवेट करना है, बच्चे को मोटिवेट रखना है, उससे बताना है कि बेटा क्या खा सकते हो, आप खा सकते हो, आप खाओगे तो आप ग्रो करोगे, और आप दिन में 6 दफ़ा खा लो, थोड़ा थोड़ा करके खा लो, और जो आपकी हम इंसुलिन दे रहे हैं इसको उसके साथ मैनेज कर लो। आपको पता है किसी बड़े को भी आप कहें कि आपने इंसुलिन लगानी है, तो पाकिस्तान में तो वो इंसुलिन लगाने से डर जाते हैं, डॉक्टर साहब मैं टीका नहीं लगाऊंगा। लोगों की एक मिथ है, ठीक है। सो अगर आप बच्चे को बताते हो तो माँ बाप जब बच्चे को लगाते हैं तो उनको दुख होता है कि बच्चे को सुई चुभ रही है, उसको तकलीफ हो रही है, फिर बच्चा खुद कहता है मैंने नहीं लगाना, मुझे दर्द होती है, ठीक। इसमें एक प्रिसाइज काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी होती है। आपके लेटेस्ट जो इंसुलिन आई हैं उनमें आप पेनफिल में आई हैं तो आप देखेंगे उसमें ना सुई बहुत बरीक हो गई है, इतनी बरीक हो गई है कि नज़र ही नहीं आती, आपको पेन ही नहीं होती। सो आप आम में जगह पे बदल के लगा सकते हैं। सो वो पेन वाला एलिमेंट तो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, लेकिन कॉस्ट का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप बच्चे को काउंसल नहीं करेंगे, पेरेंट्स को काउंसल नहीं करेंगे और वो बाद परहेज़ी करेगा, शुगर हाई रखेगा, तो आपकी दवाई की डोज बढ़ती जाएगी, और वो डोज कॉस्ट से है, वो आपके पैसों से तले रहते हैं। क्योंकि शुगर टाइप 1 डायबिटीज़ ज़िंदगी में क्या कभी ख़त्म होगी? नो, नेवर, कभी ख़त्म नहीं होगी। क्या हम इसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं? यस, बिल्कुल गुजार सकते हैं। क्या हमारी कॉम्प्लिकेशन डॉक्टर साहब डिले हो सकती हैं? बिल्कुल डिले हो सकती हैं। क्या कल हम शादी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कल आप वालिद या वालदा बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई मसला नहीं है। सिर्फ अगर आप अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज करेंगे तो आपके बच्चे और आप बेहतर रहेंगे। सो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये है कि एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना, एक अच्छी टीम के साथ मोटिवेशन में रहना, स्कूल का बड़ा रोल होगा, और सबसे ज़्यादा आपके फैमिली फ्रेंड्स का बड़ा रोल होगा। सो इन सब के साथ मिला के बच्चे की डाइट को, जिस तरह बच्चे सलाद शौक से खाते हैं तो सलाद ज़्यादा दिया जाए, उनको सलाद को प्रमोट किया जाए। बच्चों को कहें यार आप खेलें, रनिंग को प्रमोट किया जाए, एक्सरसाइज को प्रमोट किया जाए। इस तरह उनकी शुगर इंसुलिन के साथ अदर मीन से बेहतर रहेगी। और जो डाइट है उसको डाइट को मॉडरेट कर दिया जाए, जो कि डाइटिशियन से कंसल्ट करके। सो ये टॉपिक बहुत बड़ा है। सो हम चाहेंगे कि आपको शुरू में कुछ पता हो कि यार टाइप 1 डायबिटीज़ है क्या, किस तरह चलेगी, और आप बच्चे को किस तरह लेके चलेंगे। अच्छा डॉक्टर, अच्छी मोटिवेशन, अच्छी लाइफस्टाइल और अल्लाह ताला पे भरोसा, ये सब चीज़ें मिलके इंशाल्लाह आपके बच्चे को आगे लेके जाएंगी। और ये बच्चे आपके नहीं हैं, ये पाकिस्तान के हैं, और इससे पाकिस्तान का माशरा आगे जाएगा। इतने ज़्यादा डॉक्टर्स को हमने प्रोफेशनल्स को देखा जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है और वो अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? सो आपने अपने बच्चों का खुद डॉक्टर बनना है, और मरीज़ ने भी अपना डॉक्टर खुद बनना है और चीज़ों को लर्न करना है। थैंक यू वेरी मच।